Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Energy level so down. This is life. एक पेपर दिया दूसरा शुरू, दूसरा दिया तीसरा शुरू, है ना। किसी एक पेपर पे ना जिंदगी रुकती, ना किसी एक रिजल्ट पे रुकती। ठीक है, मूव ऑन करना पड़ेगा। पेपर हो गया, ठीक है, अब अगले की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। ओके, चलिए। तो ऑल्दो आप लोग काफी देर से यहाँ पे साइंस के पेपर के लिए बैठे हैं, एनर्जी लेवल डाउन है, बट कोशिश करिएगा कि एनर्जी लेवल को वापस कैप्चुलेट करें, क्योंकि बहुत जरूरी है ना। मैं हमेशा कहता हूँ टेस्ट से ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस में, क्या गलतियां हुई क्या नहीं हुई। ठीक है ना। चलिए, सो बेसिकली दिस इज एनालिसिस क्लास ऑफ प्री बोर्ड 2 कंडक्टेड ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, कंडक्टेड यस्टरडे, डेट क्या थी कल, conducted on 19 February 2023, time was 3 hours. Okay, चलिए। तो सेक्शन ए बी सी डी ई, वही 5 सेक्शन एज पर द सीबीएसई बोर्ड पैटर्न हमने वो कंडक्ट किया था। ठीक है, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। ओके, एनी डाउट्स यू कैन आस्क, है ना। ठीक है, गेट लगा दो दोनों, यार दोनों गेट लगा दो, ताकि घर की बात घर में ही रहे, बाहर ना जाए। ओके, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5/2, दिख रहा है सबको, जूम करने की जरूरत है क्या? हाँ, विजिबल है ना। ओके, देन द अदर जीरो इज, चलिए, एक पॉलिनोमियल का, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मत से एक जीरो गिवन है, एक जीरो गिवन है, तो दूसरा जीरो चाहिए। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस तभी निकाल सकते हो जब पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल साफ साफ दिखाई दे, ए भी दिखाई दे, बी भी दिखाई दे, सी भी दिखाई दे। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या फिर पॉलिनोमियल की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें जब तक आपके पास ए बी सी तीनों लोग नहीं है, तब तक आप जीरोस नहीं निकाल सकते ना। बताओ, बोलो, नहीं निकाल सकते। तो अब हमारे पास ए तो है, बी भी है, बट हमारे पास सी नहीं है, जिसकी वैल्यू क्या है, -m। सी की वैल्यू क्या है, -m। ये -m बस सॉल्व हो जाए, बस हम सी की वैल्यू, ये m की वैल्यू आ जाए, तो फिर हम एक क्या, हम दोनों निकाल देंगे जीरोस। एक क्यों पूछता है, पर हालांकि एक तो उसने दे रखा है, एक तो दे रखा है, आपको दूसरा निकालना है। तो देखो, जीरो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ना? something which makes the polynomial equal to 0, something which makes the value of the polynomial equal to 0. So let's say polynomial है मेरे पास p of x equal to 2x square minus 8x minus m, and if I am saying that, if the question is saying to me that 5/2 is the zero of p of x, is the zero of p of x, so basically it means that कि p of 5/2 must be equal to 0। समझ आया? अगर 5/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब है x की जगह 5/2 रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बननी चाहिए। तो बना दो और वहां से m सॉल्व हो जाएगा। x की जगह 5/2 रखो, 2 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5/2 माइनस m एंड इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है ना, इम्प्लाइज। तो ये 2 इंटू कितना हो गया, 25/4। ठीक है, ये 2 से 4 टाइम्स करके कितना हो गया, -20 माइनस m इक्वल टू 0। ये कितनी बार गया जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो 25/2 माइनस 20, 2 एलसीएम ले लूं मैं, तो इट इज लाइक 25 माइनस 2, 20 जा 40, और माइनस m उधर चला गया, इक्वल टू प्लस m हो गया। तो 25 माइनस 40 कितना होता है, कितना होता है, -15/2। तो ये -15/2 बेटा m की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, m की वैल्यू आई है। और देखो ऑप्शन में भी रखी हुई है, और आधे बच्चों ने भर दी होगी। चलो भैया, हो गया काम। भरी है क्या, बोलो, -15/2 भरी है ना। मैंने m की वैल्यू पूछी थी आपसे, मैंने कहा था फाइंड द अदर जीरो। अब ये m की जगह ये रखो, -15/2, ये पॉलिनोमियल बन गया, इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकालो, ये काम करना है। ठीक है, ठीक है, बोलो, किसी से भी करो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब 0 चाहिए, फैक्टराइज करके करो, कैसे भी करो। ठीक है, चलो जी। तो अब पॉलिनोमियल क्या था, ओरिजिनल पॉलिनोमियल था मेरे पास p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m था। m कल तक मुझे पता नहीं था, आज पता है। क्या है m की वैल्यू, -15/2। तो व्हाट आई विल डू, मैं माइनस m की जगह क्या रख दूंगा, -15। देखो एक माइनस तो ऑलरेडी है, और m की वैल्यू भी फिर -15/2 है। सो दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस
15/2। यहां तक क्लियर। अब इस पॉलिनोमियल से आपको दो जीरोस की जरूरत है, कैसे भी चाहो आप निकाल सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो। बोलो क्या क्या तरीके हैं इसके बाद इसको निकालने के, बताओ, बता सकता है कोई? इसके बाद क्या क्या तरीके हैं इसको निकालने के? फैक्टराइज कर दो तो दोनों निकल जाएंगे, एक तो यही निकलेगा 5/2 और दूसरा निकल जाएगा कोई ना कोई। दूसरा तरीका स्मार्ट टेक्निक यूज करें तो देखो, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी निकाल सकते हो, है ना, रिलेशनशिप। और एक और बात करूं मैं आपसे, देखो इसका एक जीरो अगर 5/2 है, अगर x इक्वल टू 5/2 इसका जीरो है, तो x माइनस 5/2 इसका फैक्टर होगा। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इससे डिवाइड कर दूं तो दूसरा फैक्टर निकाल के भी जीरो निकाला जा सकता है, समझे? सो देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निक्स अब तो हमारे पास, एक बार ये क्लियर हो गया। तो सबसे सही टेक्निक होगी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, वो छोटी रहेगी। तो लेट्स से इसका सम ऑफ जीरोस कैसे निकालूंगा मैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये होता है, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी निकाल सकते हो। तो एक एक जीरो तो पता है ना 5/2, एक जीरो तो पता है मुझे, क्या 5/2। ये बीटा मेरा दूसरा जीरो है जो मुझे पता करना है। माइनस बी की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू बोलो जल्दी, -8, तो -8, ए की वैल्यू बोलो, ए की 2, ठीक है। बीटा इक्वल टू, सो आगे बोलो 8/2, 8/2 माइनस 5/2, बोलो आंसर क्या आएगा? 3/2। बोलो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी का है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको एक बार के लिए? अब सुनना ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। सबने गोनिका ऐसे किया, आपने भी थोड़ा सा अलग किया, ठीक है। जिन्होंने भी किया नहीं किया, कुल मिला के आंसर तो पता चल गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या वाकई में एक नंबर के लिए इतना सब कुछ करना है? क्या वाकई में एक नंबर के लिए इतना सब कुछ करना है क्या? मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने ये दूसरा जीरो निकाला बीटा, तो इसमें m का रोल है कहां जो मैं इसको निकाल रहा हूं? भाई सम ऑफ जीरो से, जब देखो मेरी बात सुनो, आपके पास पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल है। आप सम ऑफ जीरो से निकालते हो तो क्या लिखते हो? -b/a। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालते हो तो क्या लिखते हो? c/। तो यहां पे है ना वो m, मिसिंग क्वांटिटी कहां पर है? यहां पर। तो आप इसको यूज ही मत करो, आप इसको यूज करो। इसमें c कहां है? इसमें कहीं c है क्या? तो उस m की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में कायदे से केवल और केवल ये पार्ट करना था। इधर देख रहे हो आप, सर्किल कर रहा हूं जिसको, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी। कईयों ने किया और कईयों ने तो आंसर भी -15/2 टिक किया, राइट? देखा था थोड़ा बहुत तो मैंने। समझ गए क्या? तो पहला क्वेश्चन ही अच्छा वाला था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में की एक और खासियत है, पता है, इसमें ये पता और नहीं चलता कि हम गलत करके आए। जब तक कोई ना बताए गलत फहमी रहती है कि शायद हम सही करके आए -15/2, क्योंकि ऑप्शन में मिल गया ना। बड़ी मुश्किल से कोई चीज हम निकालते हैं और ऑप्शन में मिल जाए तो वो सही लगती है, ठीक है। समझ गए क्या? ठीक है, आंसर इज 3/2। चले ना फाइनली हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the greatest possible speed at which Muskan can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes? क्या कह रहा है कि मुस्कान को दो दूरियां तय करनी है, एक तो 95 मीटर, एक 171 मीटर, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में तय करनी है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8.4 मिनट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7.6 मिनट्स, कंप्लीट होना चाहिए, तो 7 मिनट्स या 8 मिनट्स या 9, मतलब इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो उसको किस स्पीड से चलना चाहिए, उसको किस स्पीड से चलना चाहिए, समझ गया? ठीक है। तो देखो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, देखो सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं भी, सपोज करो एक दूरी तो उसको तय करनी है, D1 तो उसको तय करनी है 95 मीटर, राइट, और D2 उसको तय करनी है 171 मीटर। लेट्स से उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं एक बार के लिए। उसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताओ T1 कितना लगेगा, पहली दूरी को तय करने का टाइम कितना लगेगा? बोलो 95/10, डिस्टेंस बाई स्पीड तो करोगे, बोलो 95/10 यानी कि 9.5 मीटर पर 9.5 सेकेंड्स टाइम है नहीं, ठीक है। एंड T2 कितना लगेगा बताना जरा? 171 डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस व्हाट? 17.1 सेकेंड्स, राइट। तो देखो दोनों के दोनों दूरियों तय करने में इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिली, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में होना चाहिए। पहली बात तो देखो मिनट्स की बात हो रही है तो मैंने ये चीज गलत लिख दी, हर जगह मिनट करो, ठीक है ना, वो तो चलो छोटी मोटी बात है भाई, मिनट की बात कर रहे हैं ना,
तो मान लो 10 मीटर पर मिनट, 9.5 मिनट्स लग गए, एन मिनट, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स नहीं मिले ना, 9.5 मिनट एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स छोड़ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स या तो 9 हो या 10 हो, समझ गए? तो यानी कि मेरे को ऐसा यहाँ पे क्या मानना चाहिए, जैसे मैंने 10 माना था ना, ये 10 तो मैंने ऐसे ही मान लिया ऐसा कौन सा नंबर में मानूं कि ये डेसिमल में ना है, क्वेश्चन ये, यानी कि ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो दोनों को काटता हो, बोलो, ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा ना जो दोनों को काटता हो, तो इनका क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को कैंसिल आउट करेगा, तो इनका HCF इनका HCF, तो 95 एंड 171 19 की टेबल में आते हैं दोनों, याद होना चाहिए, 19 5 या 95, 19 9 या 171, ठीक है, इसको 19 से डिवाइड कर दो, इसको 19 से डिवाइड कर दो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स मिल जाएंगे, 19 5 जा 95, 5 मिनट ये दूरी तय करने में, और 19 9 जा 9 मिनट ये दूरी तय करने में, ठीक है, समझ में आया? सो द आंसर इज व्हाट, 19 मीटर पर मिनट। इस स्पीड से अगर वो चलेगी तो दोनों दूरियां एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में तय होंगी, ठीक है, समझ आया क्या? ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो ये अच्छा एक और चीज देखो, 19 ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी दूरी है, तो उसने वो चीज क्लियर कर दी है वहां पे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, बड़ी से बड़ी, तो HCF भी तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, उससे छोटा नंबर भी हो सकता है जो उन दोनों को डिवाइड करता हो, हालांकि 19 के केस में तो है ही नहीं, 19 के केस में तो है ही नहीं, मान लो 20 होता है इसका आंसर, तो 20 के केस में फिर छोटा नंबर भी आता आंसर, जैसे 10 भी आ जाता, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड चाहिए थी, तो इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सीधी सीधी बात है, बड़े से बड़ा नंबर सोचेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, और इन दोनों का HCF निकालूंगा जो कि क्या होता है 19, सो आंसर इज 19 मीटर पर मिनट, समझ आ रहा है? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो गया, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रोड एंड इट्स शेडो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रोड, रॉड मतलब होती है कोई भी सरिया टाइप वस्तु, है ना, एंड व्हाट, एंड इट्स शेडो इज 1:3, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, ठीक है ना, देखो आपने को कुछ नहीं करना है इसमें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखो मैथ्स अप्लाई करनी है, साइंस पे नहीं जाना ना, साइंस के क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को साइंस पे लेके जाएं तो फिर बहुत सारी इधर उधर की चीजें निकल के आएंगी, है ना, टेक्निकल टर्म्स निकल के आएंगी या कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज में निकल के आएंगी, अभी सिंपल मैथ्स अप्लाई करनी है, ये तो है शेडो, ये है रोड, ये तो है शेडो, ये है, अब कोई कहे सर आपको कैसे पता रोड सीधी है या कैसे, शेडो तभी बैठेगी जब रोड सीधी होगी, मान लो शेड, अगर मैं रोड को ऐसे लेटा दूं तो फिर शेडो होगी क्या उसकी कुछ, वो तो जितनी फिर रोड है उतनी शेडो होगी, समझ गया ना, तो ये अपन साइंटिफिक चीजों को अपन इग्नोर कर सकते हैं, इधर अपन क्या रखेंगे, मैथ्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द रोड ये है, शेडो ये है, रेशियो क्या दे रखा है 1:3, तो k से मल्टीप्लाई कर दूं तो k/√3 के हो जाएगा, बोलो, अब आपको क्या पता करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, बस ये थीटा पता करना है, दैट्स इट, तो कैसे, ये ऑपोजिट और एडजेसेंट है, यानी tan थीटा लगेगा, बताओ, tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, है ना, √3 k से k फिर कट गया, वो तो रेशियो तो वही आएगा जैसा उधर था 1:3, सो 1/√3 कब आता है, थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज पे हो जाता है ना 1/√3, tan की वैल्यू, ऑप्शन नंबर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ जी, फोर्थ वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y=0 एंड y=-7 हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, क्या आंसर है बताओ, क्या लगा इसका, सी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अच्छा जी, हाँ बोलो बाकी लोग, सी, कौनिका, नहीं आपने टिक मार्क क्या किया, हाँ नितिशा, याद ही नहीं है, ओके, तो देखो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये सोचने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो अलजेब्रिक मेथड्स और एक ग्राफिकल मेथड्स, जब भी आप अलजेब्रिक मेथड्स में कंफ्यूज हो तो यूज ग्राफिकल मेथड्स, और ग्राफिकल मेथड बहुत ही अच्छी सी बात कहता है, इनकी ग्राफ्स बना लो ना बेटा, लेट्स से कि ये है एक 2D कार्टेशियन प्लेन, राइट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो क्या हम इसके रफ ग्राफ नहीं बना सकते, एग्जैक्ट तो नहीं कह रहा हूँ, रफ बना दो ना, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये जितनी बार भी टकराएंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे, ये दोनों लाइंस जितनी बार भी टकराएंगी उतनी तो सॉल्यूशंस होंगे, y=0, चलो y=0 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, y=-7 का ग्राफ नहीं आता आपको, y=-7, कभी भी 2D प्लेन पर एक ऐसी इक्वेशन का ग्राफ लिखना हो जिसमें एक ही वेरिएबल हो, तो मान लेना कि वो जो ग्राफ बनेगा वो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, अगर y मौजूद है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
x मौजूद है तो पैरेलल टू y, क्या मौजूद है वहां पे, y, तो पैरेलल टू x एक्सिस, उल्टा होता है। तो अब x एक्सिस पे आपको x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनाना है। कहां से बनाओ सर x एक्सिस के पैरेलल, तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है जहां -7 दिखे, y की वैल्यू -7 कहां दिखेगी, लेट से -7, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, लेट से यहाँ पे निकलेगी। तो ये जो इसके y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन बनेगी -7 से गुजरती हुई, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -7। समझ आया, ठीक है। इस ग्राफ पे आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट मार्क करो, लेट से यहाँ पे मार्क करा, तो उसमें y कोऑर्डिनेट -7 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो -7 ही होगा। तो ये लाइन जो है y इक्वल टू -7 को, इस लाइन पे लाने वाला हर एक पॉइंट y इक्वल टू -7 को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अच्छा जी, दूसरी बात, y इक्वल टू 0, याद रखना y इक्वल टू 0 जो है ना x एक्सिस की इक्वेशन होती है, और x इक्वल टू 0 जो है ना y एक्सिस की इक्वेशन होती है। सो ये लाइन देख रहे हो, यही है y इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं है, यस ऑब्वियसली, टकराएंगे नहीं तो नो सॉल्यूशन। ये लाइन टकरा रही है क्या, बोलो, लाइन टकरा रही है क्या, सो द आंसर इज नो सॉल्यूशन। तो आपको ग्राफ बनाना आता हो तो आप बना सकते हो ना, आप बता सकते हो उसके अंदर। ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन है, y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की, चाहे से नोट डाल के लिख लो कहीं, एग्जाम में गलती ना हो। y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है। x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है, उल्टा होता है ना। तो ये एक लाइन और ये एक लाइन, अब ये लाइन जितनी बार भी टकराएंगी उतने ही तो सॉल्यूशंस होंगे। जब मैं कह रहा हूं कि ये y इक्वल टू -7 जो है x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस से टकरा सकती है क्या कभी, पैरेलल लाइन टकराती है क्या कभी, बताओ। तो ये कभी टकराएंगी ही नहीं, तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो हो गया मेरा क्या, ये तो हो गया मेरा क्या, बोलो, ग्राफिकल सॉल्यूशन। कोई कहे सर अलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात करें, बिल्कुल कर लो। देखो मुझे एक चीज बताना, y इक्वल टू 0 है, राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, 0x प्लस y प्लस 0 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू -7। क्या इस y इक्वल टू -7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना जरा, 0x प्लस सिंगल y और -7 इधर आ जाएगा तो +7 इक्वल टू 0। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 देख के कर लो, बोलो a1 b1 c1 मिला, a1 b1 की वैल्यू 1, c1, फिर a2 b2 एंड c2, ठीक है क्या। अब कैसे करते हो आप, रेशियो कंपैरिजन नहीं आता आपको, बताओ, a1/a2 इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, 0/0, एक बार के लिए लिखो, b1/b2, बोलना जरा, बोलना जरा, 1/1, ठीक है, एंड c1/c2, बोलना जरा, 0/7। देखो ये वाली जो फॉर्म होती है ना, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी नहीं होती है, याद रखना। इनफाइनाइट वैल्यू पता है कब आती है, जब डिनोमिनेटर 0 हो और न्यूमरेटर नॉन 0 हो। 0/0 की वैल्यू इनफाइनाइट भी नहीं होती है, 11th क्लास में डिटेल में सीखोगे इसको क्या कहते हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। भाई साहब कहाँ कल कहाँ गए थे, कल कहाँ गए थे, टेस्ट देने क्यों नहीं आए थे, कहाँ गए हुए थे, डिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो भैया ना ये इसके बराबर ना ये इसके बराबर, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c। तो देखो नो सॉल्यूशन में वैसे होता क्या था, बताना जरा, ठीक है, ठीक है, अब सुनना ध्यान से। वैसे तो देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बट अब सॉल्व तो करना है ना चीज को, सॉल्व तो करना है ना चीज को। मुझे बताओ 5/5 क्या होता है, 7/7 क्या होता है, 8/8 क्या होता है, 9/9 क्या होता है, नितिशा भाई नितिशा, 0/0 1। तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो गया ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बट नॉट इक्वल टू, किसकी सिमेट्री है, नो सॉल्यूशन, किसकी सिमेट्री है, नो सॉल्यूशन में यही होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मान ली बात, लेकिन अब कुछ कंक्लूजन तो चाहिए भाई, कंक्लूजन चाहिए, तो सेम से सेम चीज के 1 आती है, तो इसकी वैल्यू भी उस पर्पस के तहत इसको 1 मान लिया जाता है, उस पर्पस के तहत। वैसे इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, समझ गए, क्लियर है क्या,
ठीक है। सो किसी भी रास्ते से जाओ, आंसर इज व्हाट, नो सॉल्यूशन। Two circles touch each other externally at C and AB is a common tangent to the circle. The measure of angle ACB is। अच्छा क्वेश्चन है क्या, इजी है। चलो एक बार फिगर बनाओ। दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं सी पर, एक्सटर्नली टच करते हैं कहां पे, सी पर। तो आपको पता है जब दो सर्कल में प्लेन पे बनाता हूं तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने निकल सकते हैं, मिनिमम कितने निकल सकते हैं, मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं। एक केस होता है, दूर दूर बनाओ, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक और दूसरा केस भी है, ये भी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, मतलब दो केसेस है ना। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कितने केसेस हैं, दो केसेस। मैं और लगा देता हूं, या तो ये वाला केस या ये वाला केस। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं, अगेन दो केसेस हो सकते हैं। देखना, एक तो ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये वन पॉइंट इन इंटरसेक्शन हो गया। और टू पॉइंट इन इंटरसेक्शन का एक ही केस बनता है ऐसे, इसके अलावा तो कोई केस हो ही नहीं सकता। कभी भी कोई सर्किल मोर देन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते वो, या तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, या एक पॉइंट पे करेंगे, या 2 पॉइंट। ये हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 में सीखा था, ठीक है। तो अभी ये कौन सा वाला केस ले रहा है, कौन सा वाला केस ले रहा है, 5 केसेस में से दिस वन टच ईच अदर, लेकिन एक्सटर्नली, ये इंटरनली था और ये एक्सटर्नल, तो ये वाला केस ले रहा है, ठीक है। ये लो करवा दो। अच्छा, दो सर्किल जब उसने कहे तो उसने कहा थोड़ा ना कि बराबर हैं दोनों, तो हम छोटे बड़े बनाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे, हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से बराबर सर्किल नहीं बनाएंगे, हम छोटे बड़े बनाएंगे, ठीक है। अब कहां इंटरसेक्शन हो रहा है, सी पर, और ए बी इनकी कॉमन कोड है। ये सी पर इंटरसेक्शन हो गया बेटा, और ए बी इनकी कॉमन कोड है। ए बी कॉमन कोड कैसे होगी बताना जरा। अच्छा, कॉमन टेंजेंट है, कोड नहीं है, कॉमन टेंजेंट है। तो एक ऐसी कोड बनानी है जो इसकी भी कोड हो और इसकी भी कोड। तो लेट्स से कि एक ऐसी में कोड बनाओ, टेंजेंट बनाओ, सॉरी, इसकी भी है और इसकी भी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये ए बी इनकी कॉमन टेंजेंट हो गई। द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी किया था हमने क्लास में, ये मेजर ऑफ एंगल ए सी बी हमेशा 90, डाउट में पूछा था, है ना, 90 डिग्री। मैंने याद भी करवाया था, सीधे याद रखना 90 डिग्री। अगर याद नहीं है तो फिर से देखो, देखो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, देख लो ध्यान से। आप एक काम करें, इस सेंटर को ए से भी मिलाएं, इस सेंटर को बी से मिलाएं एक बार के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट, इस ए को सी से मिलाएं एक बार, बी को भी सी से मिलाएं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक काम करें, ये मान लो ओ है और ये पी है, ठीक है ना। आप लाइन खींचे ओ से लेके पी, तो आपको पता है अगर दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट से गुजरते हुए जाएंगे, उनकी जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है, सेंटर से सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस पॉइंट को छूती हुई जाएगी जहां से वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सर्किल के थ्योरम से है ना, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने को ये वाला एंगल चाहिए, एंगल ए सी बी चाहिए। क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो क्यों ना मैं ये वाला और ये वाला निकाल दूं और 180 से माइनस कर दूं। लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर पेयर नहीं कह सकता, एंगल्स इन सेमी सर्किल हो रही है। तीनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर में याद रखना हमेशा दो ही एंगल्स होते हैं, तीन नहीं होते। तो इसका रीजन आप लीनियर पेयर नहीं डाल सकते, है ना, ठीक है। तो एंगल्स इन सेमी सर्किल कह सकता हूं ना मैं इसको, ये पूरा एक सेमी सर्किल कवर हो रहा है, हो रहा है। तो एक दो तीन, तीन एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो मैं अगल बगल के एंगल निकाल दूं तो बीच वाला एंगल निकल के आ जाएगा, बताओ। तो अब मेरा टास्क है इस वाले एंगल को निकालना और इस वाले एंगल को निकालना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेयर, बस ग्रामेटिकली नहीं कह सकते क्या। सेमी सर्किल एक लाइन पर एक पॉइंट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बनाओ अल्टीमेटली तो सेमी सर्किल कवर करेगा ना। ये फुल सर्किल, ये सेमी सर्किल, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स containing which form a semicircle is equal to 180 degree, angles in a semicircle। क्या रीजन होगा, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल, ठीक है बेटा, ओके। चलो हम कहां थे अभी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकाल सकते हो, बताओ। देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों रेडियस, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अच्छा रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है बताना जरा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, मानते हो। अब इसमें से कोई भी एक एंगल एक्स मान लू, लेट्स से कि मैंने इसको एक्स मान लिया, मैंने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया, चलो इसको एक्स मान लिया, मैंने मान लिया। तो इसको एक्स माना तो ये भी एक्स, क्यों,
क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। भाई ये इसके सामने वाला एंगल ये। सिमिलरली इसको अगर y मान लूं तो वो भी y, इसको y मान लूं तो वो भी y। लेट से इसको y मान लिया तो ये भी y। यहां तक कोई डाउट है? बताओ। नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका और इसका सम क्या है? x प्लस अंदर वाला जो भी एंगल है इसका सम क्या, मतलब अंदर वाला एंगल 90 माइनस एक्स होगा, मानते हो? अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। और इधर से अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस वाई हो जाएगा। हो जाएगा ना? 90 माइनस एक्स 90 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाला एंगल है 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल है 90 माइनस, तो आप और कुछ मत करो, आप एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगा दो। इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 90 माइनस एक्स 90 माइनस वाई और ACB तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। बोलो। तो मैं निकाल रहा हूं एंगल ए, देखो 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई प्लस एंगल ACB क्या हो जाएगा? बोलो। 180 डिग्री। तो यहां से 90 90 180 तो कैंसिल आउट हुआ, तो एंगल ACB क्या निकला? अल्टीमेटली x प्लस वाई। ठीक है। एंगल ACB क्या निकला? x प्लस वाई। माइनस एक्स उधर चला गया, प्लस एक्स इधर चला गया। तो एक अप्रोच तो ये हो गई, एक अप्रोच तो ये हो गई। अब मुझे बताओ, अच्छा एंगल ACB की वैल्यू x प्लस वाई है, ठीक है कोई बात नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, x और ये वाला एंगल और ये y, ये तीनों मिला के भी 180 होगा। इधर अगर मैंने एंगल से सेमी सर्किल लगाया तो इधर ये x वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये y, ये तीनों मिला के भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। मैं इधर लिख देता हूँ x प्लस ये बीच वाला एंगल ACB और फिर प्लस y, ये मिला के भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से एंगल ACB क्या निकलेगा? बोलना जरा। यहां से एंगल ACB क्या निकलेगा? 180 माइनस एक्स माइनस वाई। निकलेगा नहीं निकलेगा? या फिर आप एक काम देखो, एक काम करो आप, इधर से x प्लस वाई की वैल्यू 180 लिख सकता हूं मैं, x प्लस वाई की वैल्यू एंगल ACB लिख सकता हूं मैं। तो मैंने x प्लस वाई की वैल्यू क्या डाल दी? एंगल ACB, और एक एंगल ACB ऑलरेडी है, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACB 180 डिग्री। सो व्हाट इज एंगल ACB प्लस एंगल ACB? ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB अगर 180 है तो एंगल ACB क्या हो जाएगा? 90। बताओ ये डेरिवेशन समझ में आया? नहीं तो डायरेक्ट याद रखना इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है। एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो, और फिर एक बार लीनियर, फिर से लीनियर पे कह रहा हूँ, एंगल्स इन सेमी सर्किल वाले कॉन्सेप्ट से आप x प्लस वाई की वैल्यू रख दो, वहां से जो निकाली वो उधर रख दो। तो एंगल ACB दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। तो एक एंगल ACB का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे जैसे बताएं, और क्या। तो फिर अगर MCQ में नहीं आता है तो 2 नंबर का तो आएगा। 2 नंबर के लिए इतनी 3-4 लाइनें तो लिखोगे ना, कितनी सी लाइनें देखो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। तो सारे क्वेश्चन तगड़े आ रहे हैं। हाँ ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ सर्किल्स द कैन बी ड्रॉन, दैट कैन बी ड्रॉन होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। द नंबर ऑफ सर्किल्स दैट कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। यस, अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया था। अब देखो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन ने हमारे सर 5 मिनट ले लिए एक नंबर के लिए, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन 10 सेकंड में भी सॉल्व करने वाला आएगा। क्वेश्चन पेपर सेट होता है अपने आप में, ऐसा नहीं हो सकता कि 20 के 20 क्वेश्चन आपके 5-5 मिनट लेने वाले, फिर तो MCQ में आपका 1 घंटा लग गया। ठीक है ना? अगर एक MCQ आपका 5 मिनट ले रहा है ना, तो अगला MCQ ऐसा भी आएगा जो 5 सेकंड में सॉल्व होने वाला होगा। और ये भी 5 सेकंड वाला था ही सही, आपको नॉलेज नहीं थी बस, ये भी 5 सेकंड वाला था ही सही। बोलो, समझ में आ गई बात? तो ये 5 सेकंड वाला ही है। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से कितने सर्किल पास कर सकते हैं बताओ? ओनली एंड ओनली 1 यूनिक सर्किल कैन पास। 0 एक, मैंने अगर 3 नॉन कॉलिनियर, हाँ कोलिनियर से कैसे होंगे? नॉन कोलिनियर से होंगे उल्टा। सपोज करो मैंने कोलिनियर पॉइंट्स लगाया 1 2 3, तो अब इससे सर्किल पास हो सकते हैं तीनों से गुजरते हुए? नहीं हो सकते, एक को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। एक जब नीचे आएगा, अब देखो सर्किल पास हो सकता है ना। ठीक है, 3 कॉलिनियर पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन पास होगी। ठीक है, और यूनिक सर्किल पास होगा, ओनली एंड ओनली 1 यूनिक सर्किल कैन पास थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। 2 सर्किल भी पास नहीं होंगे, जो बन गया सो बन गया। समझ में आ गई ना? सपोज करो एक सर्किल है, अब इसके मैंने कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एनी 3 पॉइंट्स, 1 A, कहीं पे भी दूसरा B, एंड तीसरा कहीं पर भी C। अब इस ABC से गुजरता हुआ आप दूसरा सर्किल नहीं बना सकते, यही बनेगा। हाँ, आप 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो,
ए और बी, इससे गुजरते हुए आप और सर्किल भी बना सकते हो, देखो और बना दिए, इनफाइनाइट बना सकते हो इवन, समझ में आई बात, ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना, इनफाइनाइट बना सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट अगर आपने उसमें से उठाए तो और दूसरा सर्किल नहीं बनेगा, वो बना हुआ है बस वही बनेगा। तो यूनिक सर्किल ही होता है जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास होता है। और अगर यहाँ पे 3 नॉन कॉलिनियर की जगह कॉलिनियर हो जाता तब आंसर 0 होता, तब आंसर 0 होता, ठीक है। सो द आंसर इज 1। With reference to the figure given below, again it was a nice question. With reference to the figure given below, which of the following is true? अब इन दोनों ट्रायंगल के ये जो आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं या डायमेंशंस दिए हुए हैं, इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता करना है, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है। सो एंगल BAC सिमिलर टू एंगल PQR है क्या, चेक करना है मुझे, है ना। तो देखो ये आप कैसे चेक करोगे, आप कैसे देखो, अगर आपने इसके डायमेंशन के हिसाब से चेक करना शुरू किया तो आप पता है क्या करोगे, आप ये करोगे, देखो 1 का डबल 2, सिमिलरली 3 का डबल 6, और इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल सेम, तो सिमिलर तो है, तो आप नाम कैसे पता है कैसे लिखोगे, आप सपोज करो इधर आपने BC लिख दिया, तो उधर इधर BC लिख दिया, तो इधर क्या लिखोगे QR, जो आधा है डबल, जो ये आधा है ये डबल है ना, तो आधे की सीध में आधा ही लिखोगे, क्या लिखोगे QR, ठीक है ना। नहीं QR नहीं लिखोगे, RQ लिखोगे, पता है क्यों, देखो आपने क्या लिखा BC, तो एंगल पे एंड किया ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे RQ, एंगल पे एंड करोगे RQ, और उसके बाद फिर अगर आपने तीसरा वर्टेक्स अगर इधर स्टार्टिंग में डाल दिया तो उधर भी स्टार्टिंग में डाल दो, तो आप ऐसे लिखोगे, मतलब आप सिमिलरिटी प्रूव करोगे तो ऐसे प्रूव करोगे, बट ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं है ना। अब पता है क्यों नहीं है, क्योंकि उसने तो BAC बना के भी कर रखा होगा, मान लो इसी ट्राइंगल को अगर मैं BAC लिखूं तो उसको क्या लिखूंगा, RP क्यों लिखूंगा, बोलो लिखूंगा, कोई कहे कि BAC नहीं सर मुझे तो इसमें ना CAB लिखना है, CAB, तो अगर इधर से CAB लिखूंगा तो उधर से क्या लिखूंगा, QPR लिखूंगा। फिर मान लो किसी ने कहा नहीं सर मैं तो ऐसे लिखूंगा ACB, तो उधर से बताओ क्या लिखेंगे, PQR, समझ में आ रहा है बात। अब इसमें से जो ऑप्शन में होगा वही तो सही होगा, तो क्या सर ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने बैठेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने बैठेंगे, नहीं, आप ऑप्शन में से पुट अप करके चूज करना देख लो ना, आप ऑप्शंस में से पुट करना चालू करो, आप खुद सिमिलैरिटी मत प्रूव करो, आप उसकी सिमिलैरिटी चेक करो, ये सही है क्या, इसको रख के देखो सही है क्या, नहीं है तो तू गया तू गया तू गया, ऐसा करके एक ऑप्शन तो सही होगा ना, ठीक है। तो चलो आप यहाँ पे ये देखो एंगल B बराबर एंगल P है क्या, है क्या, खत्म, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड दूसरे पे आओ, एंगल C इक्वल टू एंगल R है क्या, एंगल C का है ये रहा, एंगल R गिवन ही नहीं है मुझे, पता है क्या R मुझे, तो निकाल तो सकता हूं, 80 और 50 130, 180 में से 130 गए तो 50। एक चीज बताऊं आपको, एक्चुअली इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले ही आपको इसकी जो अनफिल्ड डिटेल्स है उनको भरना चाहिए, अनफिल्ड डिटेल है दोनों में एक एक, पता है इसमें एक एंगल मिसिंग है, चेक करो, और उसमें दोनों एंगल मिसिंग है, दोनों एंगल निकाल सकते हो क्या ये दोनों, बताओ, नहीं निकाल सकते, अरे किसी ने भी नहीं देखा क्या ये चीज, हद हो गई, मतलब क्या ये लाइंस किसी ने नहीं देखी, कैसे इग्नोर कर सकते हो, अभी भी नहीं दिख रही, पेपर में नहीं दिख रही, दिख रही है, ऐसे कैसे नहीं, तो इसका मतलब है ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल नहीं होंगे क्या, तो इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये 50 है, तो ये भी 50 है, और ये कितना हो जाएगा 80। अब मिलान करना शुरू करो, मजा आएगा करने में, समझे क्या, चलो वापस, ज्यादा ही छोटा हो गया, कितने परसेंटेज पे था पहले ध्यान है, ठीक है, एनीवेज देखो आ जाओ वापस आओ, देखो मैं अनफिल्ड डिटेल्स को भर रहा हूँ, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इसकी सीट का ये एंगल इसकी सीट का है, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये 50 तो ये भी 50 डिग्री, फाइन। चलिए और एक और बात सुनिए, ये दोनों साइड बराबर है, इधर से क्या क्या भर सकते हो पता है, इधर से 80 50 130, तो ये क्या हो जाएगा 50, और तो और इधर से मैं ये भी भर सकता हूँ, पता है क्या, ये 6 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हो गए ना, तो इसके सामने वाली साइड्स भी तो बराबर होंगी, तो 50 के सामने अगर 6 सेंटीमीटर है तो 50 के सामने इधर भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं भर सकते अभी आप, हाँ इधर ये एंगल भी भर सकते हो ऑब्वियसली 80 डिग्री, और कुछ भर सकते हो क्या इसमें, देखो ये तीसरी साइड भर सकता हूँ क्या, भर सकता हूँ नहीं, दो है तो ये भी दो, ये लो, तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल तो भर दिए, अब कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर सकते क्या,
करो फटाफट, पहला तो वैसे भी गलत हो चुका था। देखो भैया ध्यान से, एंगल सी बराबर एंगल आर है क्या, जल्दी देखो, बस एंगल एंगल ही मैच कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। एंगल सी बराबर एंगल आर है क्या, 50 50। एंगल ए बराबर एंगल क्यू है क्या, ए बराबर क्यू 80 50। 80 50 के बराबर नहीं है, चलो भैया साइड में। बी बराबर क्यू है क्या, बी बराबर क्यू 50 50 सही है, दूसरा मैच करो। सी बराबर पी है क्या, सी 50 पी 80 गलत, तो फिर वही ऑप्शन बचता है। ए बराबर पी है क्या, ए बराबर पी, ए बराबर पी कहाँ गया, 80 80 सही है, आ जाओ। सी बराबर आर है क्या, सी 50 आर 50 है, दो है तो तीसरा भी होगा ही होगा। बी बराबर क्यू 50 50, ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल। पुट करो, एक्सीलेंट क्वेश्चन, ठीक है, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री में तो आप वैसे ही खतरनाक हो। एक्चुअली क्या पता है, क्लास 10 में बच्चा घुसता है ना तो वो कहता है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की पहली बार है, मतलब नहीं पढ़ने वाला बच्चा तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरता है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री कर करके उसको खा जाता है, चबा जाता है, वो फिर दूसरे क्वेश्चन में अटकता है, जैसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन में अटकता है, ट्रिग्नोमेट्री में उल्टा नहीं अटकता है फिर वो। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 है, पता लगाओ cos थीटा। तो देखो सिंपल सा तरीका बताऊं उसको करने का, आपको cos थीटा की वैल्यू पता करनी है ना, आप पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा में ले जाओ ना यार, cos स्क्वायर थीटा को तो cos स्क्वायर थीटा ही रहने दो, नो चेंज। टेल मी sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस इक्वल टू 3/4। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको सोल्व करा फर्दर मैंने तो क्या हो गया, ये sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दिया ना, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 1 उधर गया, प्लस 1 हो गया, क्या हो गया, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 हो गया, 2 इधर आके इंटू 2 हो गया, यानी कि 7/8 हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा अगर 7/8 है तो cos थीटा √7/8 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बताओ और दूसरा तरीका, थीटा निकाला है बैठ के आपने, ऐसे क्वेश्चन में थीटा निकालने मत बैठना, उसको हमेशा आखिरी ऑप्शन मानना। आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, कन्वर्ट द होल इक्वेशन। आप अभी इस पोजीशन पर हैं कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे पहुंच सकते हैं, सिखाया कि नहीं सिखाया, लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था ना अपन 8.4 में, साइन थीटा को आप ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म्स में लिख सकते हो ना, तो आप जब हर की फॉर्म में लिख ही सकते हो तो जो जो पूछा है सबको उसी फॉर्म में ले जाओ ना, ये तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में, इसको भी ले जाओ। समझ गए क्या, ये ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगले साल सीखोगे आप, cos 2 थीटा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, ये बताओ कैसे करें इसको, बताओ। 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, सो टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, क्या कर सकता हूं मैं, साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, और डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप में ये तो जाएगा ऊपर, तो साइन थीटा cos थीटा तो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, मतलब प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, कि नहीं होता है, ये 1 हो गया, और ये ऊपर चला गया, तो आंसर इज साइन थीटा इंटू cos थीटा, ऑप्शन नंबर ए। cos थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू cos थीटा भी लिख सकते हैं, वेरी इजी, इसमें तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके निकल रहा था, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें तो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर अब की वाला थोड़ा बेटर था, अब विचार बदल गए हों किसी के, हाँ बताओ। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमको एंड तक लगता है कि हमारा ही सही है ना। सब्जेक्टिव पेपर में ये फायदा है कि सब्जेक्टिव पेपर में तो अगर आपने सॉल्व करके आए हो, आपने 5 मिनट लगाए 10 मिनट लगाए तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा 10 मिनट, अगर एक क्वेश्चन को दिए और ऑप्शन गलत टिक हुआ है तो गलत ही हो, तो ऐसा नहीं है कि एक में से आधा भी मिल जाएगा या 3/4 भी मिल जाएगा, समझे।
तो मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज। हाँ जी, इन द गिवन फिगर एपी, अच्छा ये भी अच्छा था, वैसे इजी था। तो एपी 10 है, बीपी बताओ। तो कई बच्चे तो 10 ढूंढते हैं क्योंकि ये पता है कि टेंजेंट्स तो बराबर होती हैं। कई बच्चे तो ऑप्शन में 10 ढूंढते हैं, और यकीन मानो अगर मैं 10 रख देता ना, आधे से ज्यादा टिक करके आते। गलती हो गई, एक 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए था मुझे ऑप्शन। क्योंकि बता रहा हूँ ना, जो बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ लेते हैं ना, वो ऐसी गलती ज्यादा करते हैं। अरे यार, एक कॉमन टेंजेंट से तो क्या, टेंजेंट कॉमन पॉइंट से तो टेंजेंट बराबर ही होती है ना, तो अगर एपी 10 है तो बीपी 10 क्यों नहीं होगी? बेटा ये टेंजेंट है ऊपर वाले सर्किल की, ये टेंजेंट है अंदर वाले सर्किल की, चेक तो कर ले। वो तो अगर इधर होती तो होती बराबर, या वो उधर होती, ऐसे होते हैं। ये दोनों बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होते। ठीक है, तो एक सर्किल की टेंजेंट देके दूसरे की पूछी आपसे, तो आप क्या करोगे? ये 10 है, ये 6 है, ये 90 डिग्री होता है ये, तो 6 10, तो ये क्या हो जाएगा? 8। आप सॉल्व कर लेना पाइथागोरस थ्योरम से। और ये 8 है, ये 3 है, तो 8 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मिला के पीबी निकालो। नहीं, उल्टा कह दिया मैंने, सॉरी। 8 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करो, क्योंकि 90 डिग्री यहां बनेगा। 90 डिग्री कहां बनेगा? यहां बनेगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ? 55। ऑप्शन में नहीं है, गलत कर दिया क्या? ओके 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 ओके, यस वही गलती कर रहा हूं। देखो मैं ट्रिपलेट्स मान लिया मैंने इसको, जबकि 90 डिग्री, देखो ये 10 6, ये 8 तो तब होता जब 90 डिग्री यहाँ होता। 8 6 10 तब होता है ना, जबकि 90 डिग्री तो वहां है ना। तो अब ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस 10 और 6 से बड़ी आएगी, है ना। तो 136, 136 यानी रूट 136, ये क्या आ गई? रूट 136। अब रूट 136 में से 3 का स्क्वायर माइनस करना है ना, मतलब इसके स्क्वायर में से, तो रूट 136 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 136 माइनस 9 क्या होता है? 127। ऑप्शन नंबर बी, रूट 127। ठीक है, यहाँ पे मुद्दे वाली बात ये है कि हमेशा ऐसा लगता है कि ये 90 है, जबकि ये 90 नहीं है, ये 90 है। बीच वाली चीज ऐसे रट लो कि बीच वाली चीज हो तो हाइपोटेन्यूस है, वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूस का काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h वेयर h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2r। 2r का मतलब क्या होता है? डायमीटर, है ना, मतलब हाइट जो है डायमीटर से बड़ी है उसकी। ठीक है, जस्ट एंक्लोजेस ए स्फीयर। तो एक अगर एक सिलेंडर एक स्फीयर को एंक्लोज करके बैठा है, तो अगर एक सिलेंडर एक स्फीयर को एंक्लोज करने का मतलब क्या होता है बताओ? चारों तरफ से घेर लेना, यानी कि इसकी सरफेस उसकी सरफेस को टच होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए बीच में, बिल्कुल टच करना है उसको, है ना। तो ऐसा है, तो आपको बतानी है कि स्फीयर की डायमीटर कितनी होगी, स्फीयर की डायमीटर कितनी होगी। ठीक है, समझ आया? अच्छा, ये क्वेश्चन रखा रखा है क्लास 9 के सरफेस एरिया चैप्टर का। एक आप क्लास 9 की अगर आपको एनसीईआरटी याद हो, तो एक ऐसा फिगर बना हुआ है आपके उसमें 13 चैप्टर में, अगर याद है थोड़ा बहुत तो, जिसके अंदर एक स्फीयर बीचों बीच है। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? बोलो। क्लास 9 नहीं पढ़ी है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है। याद नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, लिटरली नहीं आ रहा, इसलिए तो डायरेक्ट याद नहीं है, नहीं तो 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं। ये लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये रहा। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो 9th इंपॉर्टेंट है 10th के लिए, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, समझ गए? मतलब सीबीएसई ऑफिशियल नहीं कह सकते, तो सीबीएसई के लायक वाला सैंपल पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसी से समझा दूंगा, चलो इस फिगर से समझा दूं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, उल्टा है ना। बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा मैं। इसको कहते हैं जस्ट एंक्लोज करना। एंक्लोज करना मतलब चारों तरफ से घेर लेना। दैट मीन्स ये सरफेस इसकी इस सरफेस से टच हो रही है, नीचे बेस इसके ऊपर वाले बेस से टच हो रहा है। ये है चारों तरफ से घेरना यानी एंक्लोज करना। ठीक है, अच्छा जी, और आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? क्या क्या डायमेंशन है हमारे पास कि इसकी रेडियस है आर, सिलेंडर की रेडियस है आर, और सिलेंडर की हाइट क्या है? एच। सिलेंडर की रेडियस है आर, तो ये रेडियस आर है, और सिलेंडर की हाइट एच है, तो ये रेडियस एच है। यहां से लेके यहां तक बताओ, बोलो। ये हाइट एच है और ये रेडियस आर है ना। ठीक है, अब आपको पता लगाना है स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। तो अगर चारों तरफ से घेर रखा है तो बिल्कुल फिट होगा ये,
ना, थोड़ा सा भी गैप नहीं है। अब मानता हूं कि सर अंदर कैसे गया, फिर गैप नहीं है तो कई लोग ऐसे बोलते हैं, अंदर कैसे गया, स्ट्रेचेबल था ऐसे मान ले अंदर जाके फिट हो गया। ठीक है, एनीवेज, ठीक है ना, तो ये आर तो ये भी आर, तो अगर इसकी डायमीटर 2r है तो अंदर वाले की डायमीटर भी क्या हो जाएगी 2r। आंसर इज 2r। और इस तरीके के फिगर में एक चीज याद रखना, सिलेंडर का सी एस ए, मैं चाह रहा था वो क्वेश्चन भी दो बार मिस हो गया पता नहीं कैसे, सिलेंडर का सी एस ए और अंदर वाले स्फीयर का टी एस ए एग्जैक्टली बराबर आता है। ऐसे क्वेश्चन में अगर सिलेंडर ने स्फीयर को चारों तरफ से घेरा हुआ है तो सिलेंडर का तो सी एस ए और इसका टी एस ए एग्जैक्टली क्या आते हैं, बराबर। मुझे बताओ सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, 2πr/h, और इसका टी एस ए क्या होता है, इसका तो वैसे भी टी एस ए ही होता है ना, सी एस ए टी एस ए एक ही होता है, क्या होता है 4πr²। मुझे बताओ हाइट क्या है, रेडियस की दुगनी है कि नहीं है, बोलो। स्फीयर की हाइट भी होती है, मत कह देना नहीं होती, स्फीयर की डायमीटर ही उसकी हाइट होती है, ठीक है ना। तो इस हाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ 2r, सो 2πr इंटू 2r सॉरी, ये उतना ही आएगा। तो दोनों के ये चीजें बराबर आती है। एनीवेज हमको तो केवल डायमीटर निकालना था, तो अगर बिल्कुल फिट है तो डायमीटर दोनों का बराबर होगा, तो इसका डायमीटर 2r है तो उसका डायमीटर भी 2r। हाँ 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 हाँ, देखो हाँ उस केस में नहीं होगा। अच्छा वो क्यों दे रखा है, किसी ने इस बात क्यों सोच, नहीं कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं, पर एक चीज सुनो, सपोज करो वो इसलिए दे रखा है, सपोज करो कि इसकी हाइट जो है h इज ग्रेटर देन 2r, 2r मतलब डायमीटर, तो ये स्फीयर की डायमीटर है, मानते हो। अगर सिलेंडर की हाइट इससे छोटी हो जाए, मान लो सिलेंडर यहीं खत्म हो जाए, तो क्या ये जस्ट एंक्लोज हुआ, क्या एंक्लोज करना हुआ क्या, ये बताओ, बॉल तो बाहर निकल रही है, इसको एंक्लोज करना नहीं कहेंगे ना हम। तो इसीलिए उस बात को मद्देनजर रखते हुए उसने कहा भाई जो इसकी हाइट है ना वो इससे बड़ी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन हाइट का दिया ही नहीं, उसने डायमीटर का क्वेश्चन दिया। हाँ ये बात भी सही है, अगर हाइट ऐसा कोई क्वेश्चन होता जिसमें हाइट भी इन्वॉल्व होती तो फिर ये h इक्वल टू 2r कहता, फिर ये क्या कहता है h इक्वल टू 2r, एग्जैक्टली हाइट भी बराबर है। और वैसे एक बात बताऊं, एंक्लोज करना, ऐसे वो बोल रहा है ना एंक्लोज कर रहा है, उसका मतलब ये है कि उसकी हाइट 2r है, तभी तो वो एंक्लोज कर रहा है। भाई ऊपर से ऊपर टच कब करेगा, जब इसकी हाइट और उसका डायमीटर सेम होगा तभी तो टच करेगा, तो अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। पर उसके लिए उसके पास हाइट का क्वेश्चन था नहीं, इसलिए उसने वो एक्स्ट्रा बात कह दी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर 2r है भैया, देख लो ऑप्शन नंबर बी। ये एक्स्ट्रा बातें ही तो हमको डिस्कस करनी है, क्योंकि ये जो 20 MCQ मैंने दिए हैं ये थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में, इनके इर्द गिर्द के आएंगे बेटा, और भगवान जाने कोई रखा रखा भी आ जाए तो, ठीक है, इसके इर्द गिर्द के आएंगे, इर्द गिर्द के तभी आएंगे जब हम तभी कर पाएंगे जब हम अभी इसके बारे में बातचीत करें। The area of the face of a clock described by the minute hand of a clock 12 centimeter long in minutes is in 35 minutes। अच्छा देखो, आपको बताना है कि एक क्लॉक में मिनट हैंड ने 35 मिनट में कितना एरिया कवर किया, ठीक है। 35 मिनट में मान लो ये क्लॉक है, मान लो मिनट हैंड अभी यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। 35 मिनट में वो करीब कहाँ पे आ जाएगी बताओ, 35 मिनट समझते हो कितने होते हैं, ये आधा घंटा, लगभग यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये 12 ये 7, यहीं आएगी ना। तो इसने ये जो एरिया कवर किया, इस एरिया को आपको पता लगाना है, ठीक है। क्या है ये, इसको कहेंगे सेक्टर, क्या कहेंगे, सेक्टर। ये दो रेडियस और आर्क से बनी हुई चीज क्या कहेंगे इसको हम, सेक्टर। तो ये एंगल पता लगाना पड़ेगा, थीटा पता लगाना पड़ेगा, और रेडियस तो उसने दे रखी है, देखो क्या लंबाई है, मिनट हैंड की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो मिनट हैंड अगर 12 सेंटीमीटर लंबी है तो रेडियस भी 12 हो गई, तो आर तो हो गया 12। बस अब थीटा पता लगाना है। थीटा पता लगाने के लिए आपको कुछ मैंने रूल्स लिखवाए हैं जो डायरेक्ट याद रखने हैं, क्या कि मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, डायरेक्ट रूल्स याद है क्या बेटा। मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है, फिक्स याद रख लो। और आर एंड जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है बताओ, 0.5, वेरी गुड। 1 मिनट में वो हाफ डिग्री चलती है या 0.5 डिग्री चलती है। तो अभी मिनट हैंड की बात हो रही है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो कितने मिनट चलना है, 35 मिनट, तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री चलेगी तो 35 मिनट में कितने चलेगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, 6 डिग्री इंटू, सर ये कहाँ से आया, ये डेरिवेशन है, बताया हुआ है क्लास में, अभी के लिए डायरेक्ट याद रखो, हर क्वेश्चन में थोड़ा डिराइव करने बैठोगे। तो 6 डिग्री इंटू 35, 6 5 30, 6 18, 210 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 210 डिग्री। तो थीटा आ गया ना 210 डिग्री। अब क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ही तो चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा की जगह रख दूंगा मैं 210 बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 12 इंटू 12, करो सॉल्व जरा। 7 से ये 30 बार गया, 30 से ये 12 बार गया, और 12 से 12 पूरा गया, तो 22 इंटू 12, 12 टू 24 रिमाइंडर 2, 12 टू 24 इंटू 264, और ये कितने था मीटर था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा ऑब्वियसली, मिनट है, हैंड है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई डाउट इसमें, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, अब फटाफट से देखना होता है, जैसे 35 मिनट है, मिनट हैंड है, 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करो, थीटा मिल गया, और फटाफट फॉर्मूला रखना होता है। ठीक है, आर एंड होती तो 35 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके हम थीटा निकालते हैं, क्योंकि वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, धीरे चलती है ना आर एंड। ठीक है, द रेंज ऑफ द डेटा, यस, रेंज निकालने का मैंने कहा था 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके जाते हैं, 1 नंबर गंवा देते हैं। बताओ रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्या आप क्या कह रहे हो? ना, वो तो विड्थ होती है, वो तो क्लास विड्थ होती है, अपर लिमिट माइनस, वो तो हर एक क्लास की अलग 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 होती है। रेंज पूरे डेटा की एक होती है, क्लास विड्थ हर एक क्लास की होती है, जो अमूमन बराबर होती है वो एक अलग बात है भाई, हर एक क्लास विड्थ अपन बराबर लेते हैं, लेकिन हर एक क्लास की अलग अलग होती तो है ना, अनइक्वल भी हो तो सकती। ठीक है, तो टेल मी द रेंज ऑफ द डेटा निकालने के लिए रेंज का फॉर्मूला चाहिए होगा, विच इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 61 माइनस सबसे छोटी वैल्यू 9, 61 माइनस 9 gives me 52, ऑप्शन बी। ओके, चलें। क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 25, क्लास विड्थ इज 10, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज व्हाट? आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो 9th क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास होती है बेटा। अब एमसीक्यू में तो बेटा स्कोप होता ही है इन चीजों का, बाकी क्वेश्चंस में वो आपके सब्जेक्ट से रिलेट स्ट्रिक्ट रहेगा, लेकिन एमसीक्यू में छूट मिल जाती है। एमसीक्यू कितने बनाएगा यार वो, सब्जेक्ट मैटर से कितने बनाएगा? क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए दे नहीं सकता, फिर आप कहोगे 1 नंबर में इतना बड़ा, फिर आप ही कहोगे 1 नंबर में इतना बड़ा, हर एक क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए दे दिया उसने, तो क्या करेगा बेचारा, इधर उधर की बातें ही कहेगा। बताओ। चलो, क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 25, क्लास मार्क क्या होता है बताओ? क्लास मार्क क्या होता है? क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालते थे ना, जैसे 20 to 30 का क्लास मार्क क्या होगा? 20 एक्सआई, जिसको अपन एक्सआई कहते थे, क्या होता था? 20 to 30 का क्लास मार्क क्या होगा? 25, उनके बीच का, उनका बीच का एवरेज। सो क्लास मार्क इज बेसिकली लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। अब आपको क्लास मार्क दे रखा है, क्या दे रखा है? 25, और आपको लोअर लिमिट, अच्छा क्लास विड्थ भी दे रखी है, क्लास मार्क भी दे रखा है और क्लास विड्थ भी दे रखी है, लेकिन अपर लिमिट नहीं दे रखी। अच्छा क्लास विड्थ क्या होती है? देखो अब कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 हो गया ये, तो यहां से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट की वैल्यू बोल लो, या उल्टा लिख सकता हूं मैं, अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट यूएल प्लस लोअर लिमिट की वैल्यू बोलना, 25 टू जा 50। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन उसने विड्थ दे रखी है ना, विड्थ क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितनी है? 10। अब इससे अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों निकाल सकते हो, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इन दोनों को जोड़ दूं। क्या पूछा है उसने? लोअर लिमिट पूछी है, तो लोअर लिमिट पूछी तो माइनस कर दो आप, फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये कट जाएगा, लोअर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट ट्वाइस ऑफ लोअर लिमिट, 50 में 10 के 40, तो ये हो जाएगा 20, आंसर इज 20। डन, बोलो डन। ठीक है, अब और थोड़ा डायरेक्ट तरीका देखें इसका, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो गया। देखो आपको क्या करना है, क्लास विड्थ दे रखी है 10 और क्लास मार्क दे रखा है 25। क्लास मार्क क्या होता है? जो उनके बीच, जैसे ये मान लो समथिंग, जैसे मैंने लिखा 10 to 20, तो उसका क्लास मार्क क्या होगा? 15, 15। तो ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको, इधर उधर की चीजें सोचनी है, 10 और 20 के बारे में आपको सोचना है, ये तो करना था। तो आपको क्या दे रखा है? वो 25, तो 25 तो क्लास मार्क दे रखा है, तो आपको अपर लिमिट सोचनी है एक तो, और एक लोअर लिमिट सोचनी है। तो सोचो जरा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब आपको सोचनी है, और दूसरी चीज विड्थ कितनी दे रखी है? 10, तो टोटल अगर चौड़ाई 10 है, तो 5 5 ही तो इधर जाओगे, 5 इधर कम कर दो 20, 5 इधर बढ़ा दो 30, शॉर्टकट मेथड। अपर लोअर लिमिट आ गई 20, अपर लिमिट आ गई। मान लो क्लास विड्थ होती 20, तो 10 10 जाते, अब 10 इधर जाते और 10 इधर जाते, तो 10 माइनस कर देता तो क्या आता बताओ? 15। 10 जोड़ देता तो बताओ क्या आता? 25 में 10 जोड़ना है 35,
तो फिर लोअर एंड अपर लिमिट हो जाती है। समझ गया यार? ठीक है ना भाई, जितनी क्लास विड्थ है क्लास मार्क से आधा आधा ही तो जाओगे ना। तो आपको ये दोनों चीजें तो दे रखी है ना एक तरीके से, ये दोनों चीजें दे रखी है। क्या क्या? एक तो ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, आपको ये दोनों सोचनी है। तो इसका आधे आधे बांट दो, 5 कम कर दो, 5 बढ़ा दो, तो लोअर लिमिट हो गई 20 और अपर लिमिट हो गई 30। समझे क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर बी है इसका। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर whose volume and total surface area are numerically equal। एक ऐसा हेमिस्फीयर जिसका वॉल्यूम और टीएसए इक्वल है। तो सबसे पहली चीज तो आएगी सर, हो ही नहीं सकता, कंपैरिजन ही इनवैलिड है। हाउ कैन द वॉल्यूम बी इक्वल टू टीएसए? हाउ कैन द वॉल्यूम बी इक्वल टू टीएसए? ये तो वही बात हो गई कि एक लेट्स से कि एक डॉग का कंपैरिजन एक काऊ से कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो एक तरीके से कंपैरिजन इनवैलिड है ना। कंपैरिजन में बराबर की चीजों में होता है। ये एक 3D कॉन्सेप्ट है, वो एक 2D कॉन्सेप्ट है, आप कैसे कर रहे हो, है ना। तो उसने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया कि जज्बातों पे जाओ, न्यूमेरिकली इक्वल कह रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल मतलब उसका केवल न्यूमेरिक पार्ट इक्वल है। ये समथिंग सेंटीमीटर क्यूब होगा और वो समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये होगा ना उसका न्यूमेरिक पार्ट, ये न्यूमेरिक पार्ट इक्वल है। ठीक है, चलो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? हेमिस्फीयर की बात हो रही है बेटा यहाँ, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बोल दो। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। और टीएसए कैसे निकालते हो? किसका? हेमिस्फीयर का टीएसए याद है ना? ना 3 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो सीएसए और टीएसए में एक सर्किल और जुड़ जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है। ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए? इसका डायमीटर चाहिए। तो पहले रेडियस निकाल लो, से डायमीटर आ जाएगा। देखो क्या क्या कटा, पाई से पाई उड़ाओ पहले तो, और पाई से पाई गया। आर स्क्वायर से आर क्यूब में से एक ही आर बचा, फाइन। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 3 3 जा 9/2। ये तो आर आया है, डायमीटर क्या आएगा इसका? दुगना। तो 9/2 इंटू 2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी, 9 यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर दे नहीं रखा था तो 9 यूनिट्स। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट। मोड एंड मीन ऑफ सम डेटा इज गिवन एज 700। आपको मैंने मीन, मोड, मीडियन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीनों में आपस में क्या एक रिलेशन है वो याद भी करवाया था फनी एक तरीके से, और कहा भी था कि 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट पेपर में नहीं था तो इस पेपर में देना बहुत ज्यादा जरूरी था। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, याद है किसी को वो रिलेशन? 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस सिंगल मोड। 2 मीन प्लस सिंगल मोड, कितनों को याद है बताओ? याद था? याद था? 3 2 1 याद भी करवाया था मैंने, तो फनी तरीके से याद करा था। 2 मीन मतलब तू ही मीन है, मैं मीन नहीं हूँ। ठीक है ना, तू ही मतलब ही है, मैं मतलब ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इन तीन में से अगर कोई भी दो चीजें गिवन हो तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो 7 और 8 क्या गिवन है? मोड तो गिवन है 7, मीन गिवन है 8। मोड तो गिवन है 7, मीन गिवन है 8। तो 2 इंटू 8 हो जाएगा ये, इक्वल टू 3 मीडियन। तो 3 मीडियन की वैल्यू क्या हो गई? 16 + 7 23। तो मीडियन कितना आ गया? 23/3। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो a letter is selected at random, probability that the letter is a vowel। yes, इस मैंगो वर्ड में से आपको एक लेटर सेलेक्ट करना है, क्या संभावना है कि वो एक वोवल होगा? तो मैंगो में कितने लेटर्स हैं? 5। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 5। इन 5 में से कितने वोवल्स एंड कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? वैसे तो वोवल्स 5 होते हैं 26 में से, तो पर इस वर्ड में से, क्योंकि सिलेक्शन इसी वर्ड से हो रहा है, तो ए और ओ कितने? 2, और बचे हुए एम एन जी 3 हो गए कॉन्सोनेंट। तो टोटल कितना हो गया इनका? 5। आपको क्या चाहिए? वोवल निकालने की संभावना चाहिए, आंसर विल बी 2/5। फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 5, और कॉन्सोनेंट आने की संभावना क्या हो जाती? 3/5। ठीक है, पूरी एबीसीडी में से वोवल निकालने की संभावना चाहिए, तो पूरी एबीसीडी में 5 वोवल होते हैं और 26 लेटर्स होते हैं, 5/26, एंड कॉन्सोनेंट की हो जाएगी 20। लेकिन ये तो पूरी एबीसीडी की बात कर रहा है ना। अभी आपकी पूरी एबीसीडी को श्रिंक करके उन्होंने आपकी दुनिया इस मैंगो में शिफ्ट कर दी। अब मैंगो ही आपकी दुनिया है, मैंगो में ही देखो वोवल कॉन्सोनेंट कितने। तो फिर टोटल 5 हो गए, जिसमें 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट नहीं है? बताओ। 2/5 ऑप्शन नंबर
सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The maximum number of digits after which the decimal expansion of the rational number starts recurring. आगे कुछ और भी है. The maximum number of digits after which the decimal expansion of the rational number 2/17 starts recurring. 2/17 अगर मैं करूंगा ना तो obviously 2/17 is a non-terminating decimal expansion form. Non-terminating मतलब खत्म ही नहीं होती, चलती जाती है. लेकिन आपको सिखाया है कि अगर नंबर रैशनल है, रैशनल है क्या ये चेक करो, p/q है ना, p/q की फॉर्म है, रैशनल है ना, तो अगर नंबर रैशनल है तो उसकी डेसिमल फॉर्म चलती तो जाती है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के पास डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं अगर नंबर रैशनल है तो, और अगर नंबर इरेशनल है तो डिजिट्स कभी भी रिपीट होना, पैटर्न बनाना शुरू नहीं करते हैं. ये सिखाया है. तो 100% है, ये तो रैशनल है ना, कोई भी बच्चा ही कह देगा कि तो रैशनल है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चलता रहेगा, पर डिजिट्स रिपीट तो होंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. तो उसने वही पूछा है कि कितने डिजिट्स के बाद वो नंबर डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. भाई हो सकता है कि 2 डिजिट के बाद ही फिर रिपीट होना शुरू हो जाए, ये 2 डिजिट वापस, वही 2 डिजिट वापस, और हो सकता है 3 डिजिट के बाद, हो सकता है 4. तो कितने डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू होंगे, बोलो क्या आंसर आएगा. हाँ हाँ बोलो नितिशा. तो डिलीटेड पोर्शन है तो क्या जिंदगी से डिलीट कर दोगे, इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पता तो होना चाहिए. बोलो बोलो क्या. 17. अच्छा, और 17 ही टिक किया है आपने भी, क्या टिक किया है याद ही नहीं है, तुक्का मारा फिर तो. हाँ बोलो. वेरी गुड. देखो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, उसमें से एक कम, मैक्सिमम 16 डिजिट्स वो लेगा. मैंने क्या कहा, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम लेगा. हो सकता है 14 डिजिट पे रिपीट हो जाए, हो सकता है 10 डिजिट पे रिपीट हो जाए, हो सकता है दूसरा डिजिट से रिपीट होना शुरू कर दे, लेकिन ये मैक्सिमम रेंज है, इससे ज्यादा डिजिट्स वो ले ही नहीं सकता टू स्टार्ट रेकरिंग. ठीक है, समझ गए क्या. और इसको साबित करने के लिए कल के लिए होमवर्क मार्क करो, घर से 2/17 करके आना है, और 20 डिजिट्स तक मेरे को वैल्यू चाहिए, 20 डेसिमल प्लेसेस तक मेरे को वैल्यू चाहिए. हो जाएगा, से यस, हो जाएगा. 20 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे आंसर चाहिए. आप देखेंगे कि 16 डिजिट तक तो सब अलग 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 हो रहा था, 16वें डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू होगा. जो 16वें डिजिट के बाद जो पहला दूसरा डिजिट रहा होगा ना, वो 4 डिजिट इधर दिखाई देंगे. ठीक है, समझ गए. सो द आंसर इज डिनोमिनेटर से एक कम. मोनिका याद था कि तुक्का मारा था, याद था. ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाइए. असर्शंस एंड रीजंस की बात करते हैं. 2 क्वेश्चन इसके फिक्स हैं ही सही आपके आने, तो इन पे भी बातचीत करनी है. 2 नंबर फिक्स करने ही है इसके, हम कहें इजी होते हैं क्वेश्चंस. मतलब इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम बहुत सरल देता है, वो लॉजिकल क्वेश्चंस है. मतलब एक तरीके से ये आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात तो इसमें सरल होगी, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है. आपको मैंने पहले इसका वो बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन पिछले बोर्ड पेपर में, तो बताने की जरूरत नहीं है. एक असर्शन स्टेटमेंट है, एक रीजन स्टेटमेंट है, ठीक है ना. ये इसका रीजन है और ये इसका रिजल्ट है, एक तरीके से ऐसे मानो ये रीजन है और ये इसका रिजल्ट है. आपको पहले तो चेक करना है दोनों अलग अलग सही है कि नहीं है, और फिर उस हिसाब से 4 ऑप्शन लॉजिकली सेलेक्ट करने हैं. पहला ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है जब दोनों सही है और रीजन ने रिजल्ट को जस्टिफाई भी किया हो. दूसरा ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है जब दोनों सही है लेकिन रीजन ने रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं किया हो. तीसरा ऑप्शन जब रिजल्ट तो सही है, रीजन गलत है. चौथा ऑप्शन जब रिजल्ट गलत है और रीजन सही है. ये 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है. तो पहले तो आपको अलग अलग देखना है कि अलग अलग सही है कि नहीं है. पहला काम क्या करना है आपको, अलग अलग देखना है कि अलग अलग सही है या नहीं है. जब आप इसको देख रहे हो तब आपको इसको देखना ही नहीं है. अलग 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 मतलब तू तेरा देख मैं मेरा देखूं, फिर जब आप इसको देख रहे हो उसको, फिर दोनों को कंबाइन, फिर दोनों को कंबाइन. चलो तो इसको देखूं मैं. द पॉइंट -1,6 डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:7. तो मुझे चेक करना है 2:7 में ये इसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है. जल्दी से बताओ कैसे चेक करते हैं अपन. देखो ये तो है पॉइंट ऑफ डिवीजन, और ये है वो 2 पॉइंट्स जिसको डिवाइड कर रहा है. मतलब -3, 10 तो एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है 6, -8, और रेशियो क्या है 2:7. तो पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे निकालते हो बोलो. 2 इंटू माइनस नहीं सॉरी 2 इंटू 6 12, ठीक है ना, +7, ऐसे तो करते हो. 7 इंटू -3 क्या होता है -21. तो 12 -21 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 2 + 7 9. व्हाट इज 12 -21, माइनस का 9 /9 -1, तो -1 आ गया.
एक्स कोऑर्डिनेट तो मैच हो गया, चलो वाई कोऑर्डिनेट। तो 2 इंटू -8 -16 और 7 इंटू 10 70 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। सो 70 - 6 इज क्या, गलत क्या कुछ, -16, अच्छा -70 - 16 इज +53, 54 +54 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 6 जा 54, तो ये भी मैच हो गया। यानी पहला असर्शन तो करेक्ट है, वो पॉइंट यही निकल के आया, जो हम निकाल रहे हैं वो यही निकल के आया। दूसरा क्या चेक करना है, जब मैं दूसरा चेक कर रहा हूं तो इस बात को इग्नोर करो, पहले में क्या किया, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो क्या ए बी बी सी ए सी बराबर होंगे, बोलो। अगर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी और इनको कनेक्शन करने से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो क्या ए बी बी सी ए सी बराबर होंगे, क्या होंगे। तो ये अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन इसने इसकी हेल्प करी क्या, इसने कुछ भी ऐसा लॉजिक दिया क्या जिससे ये सही साबित हुआ, नहीं। तो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, किसी ने किसी की हेल्प नहीं की। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन जो है ये वाला जो भाई साहब है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग। इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब इसने इसकी मदद नहीं करी, ये अलग बात कह रहा है, वो अलग बात कह रहा है। हाँ सही दोनों ही है, समझ में आई बात। तो ए थोड़ा नंबर क्या आया, कोई बी आंसर होगा, है ना। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, बोलो चले। ओके, नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली सबका गलत है, हालांकि मैंने आंसर शीट देखी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है, देखता हूँ। हाँ जी, असर्शन पढ़ते हैं, for any two positive integers p and q, HCF of pq into LCM of pq equal to p into q होता है। मतलब 2 नंबर का अगर मैंने HCF निकाला है, एक नंबर मिला, उन्हीं दोनों नंबर का मैंने LCM निकाला है, अगेन एक नंबर मिला, उस HCF और LCM को गुणा कराया तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है ना, बोलो सही है कि नहीं है, पहले चैप्टर में। तो पहला पॉइंट अपनी जगह पे सही है कि नहीं है, बताओ। पहला पॉइंट अपनी जगह पे सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर 2 नंबर का HCF 5 है और दोनों का प्रोडक्ट 150 है तो एलसीएम 30 होगा। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से देखकर चेक कर सकता हूं मैं, देखो 2 नंबर का क्या क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 5, एचसीएफ क्या दे रखा है 5, तो एचसीएफ की जगह मैंने डाल दूं 5, डाल दूं, इनटू एलसीएम मिसिंग है, ठीक है, इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 150, तो P इंटू क्यू की जगह 150, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 150 बटे 5, आंसर क्या आ जाएगा 30। तो एलसीएम 30 है इस हिसाब से, वो भी तो यही कह रहा है कि देयर एलसीएम इज 30, तो ये बात भी सही साबित हो गई। अब मुझे ये बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी, ए बी सी डी में से क्या आंसर, सी और डी तो गलत होगा, वो तो आपको पता है, क्योंकि सी कहता है कि असर्शन रीजन गलत है, ये कहता है असर्शन गलत है, लेकिन है तो दोनों सही। तो सी और डी तो शायद ही किसी ने टिक किया हो। लड़ाई है ए और बी में से क्या टिक किया आपने, क्या किया है, बी किया है, ओके। बाकी लो पी किया है, क्यों, यस वेरी गुड, दिस इज द थिंग। भाई कई बच्चे ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन डालने का एक पर्पस था एक्चुअली, जहां से मैंने लिया ना उसमें ये असर्शन था, ये रीजन था, ये मेरी करतूत है एक तरीके से, है ना। अभी मेरी करतूत क्यों है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि कई बच्चे ऐसा करते हैं, पुराने साल में लास्ट ईयर से 2 सालों से ऐसा पैटर्न चल रहा है, तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि ये दोनों सेम सेम पैटर्न के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं ना, जैसे ये भी एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट, तो बस फिर दोनों सही होने चाहिए, ऑप्शन ए टिक कर देते हैं। बेटा ऑप्शन ए या बी दोनों एक बात कह रहे हैं कि ये चीज इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ना कि ये चीज इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ये रिजल्ट, ये रीजन होना चाहिए और वो रिजल्ट होना चाहिए, जबकि है उल्टा, ये रीजन है, कॉन्सेप्ट तो ये है ना, और ये रिजल्ट है। जबकि ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए को करने के लिए आर की जरूरत पड़ी, जबकि ऐसा तो है नहीं, उल्टा आर को करने के लिए ए के लॉजिक की जरूरत पड़ी है। मान लो आपके पास ये ए का लॉजिक नहीं होता, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पी इंटू, ये लॉजिक अगर आपके पास नहीं होता तो आप क्या खा के इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हर हाल में यही रीजन हो और यही रिजल्ट हो तो ही ए टिक होगा, अगर उल्टा है तो भी क्या टिक होगा, बी टिक होगा, ठीक है। नीचे वाला ही ऊपर वाले का रीजन बनना चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाले का रीजन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो हो गया सेक्शन ए कंप्लीट। तो ऑन एन एवरेज कितने 15-16 तो आए होंगे, ठीक है, 15-16 भी ले आए तो फाइन, अच्छा है, उससे कम तो फिर अच्छा नहीं है, ठीक है।
चलते हैं सेक्शन बी पे, एक सेक्शन और करते हैं, फिर बाकी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। ओके, तो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 भी कहाँ है, मतलब टोटल मिला के 7 हो गए, ऑप्शनल अगर अपन काउंट करें तो, है ना। शुरू कर दें। देखो पहला क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए प्रोट्रैक्टर, यस प्रोट्रैक्टर क्या होता है सब जानते हैं, ये पानी की बोतल देना। हाँ, प्रोट्रैक्टर क्या होता है सब जानते हैं, क्या होता है, डी, जिसको अपन डी बोलते हैं, ना। ठीक है, तो क्या वो एक सेमी सर्किल होता है क्या, नहीं होता है, होता है। ओके, सो प्रोटेक्टर इज इन दिस शेप, वी ऑल नो, ठीक है ना, और वो ये एक सेमी सर्किल है ना, ये एक सेमी सर्किल है। तो इस सेमी सर्किल, आप प्रोटेक्टर क्यों रीड करते हो, आप सेमी सर्किल रीड कर लो ना, कोई मना करेगा क्या। तो एक तरीके से सेमी सर्किल का क्या दे रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बताना जरा, क्या, अच्छा आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। वैसे पेरीमीटर इन जनरल होता क्या है, बाउंड्री का सम, ठीक है ना, सर ये जो बाउंड्री है इसका सम। तो पूरे सर्किल की बाउंड्री क्या होती है, 2 पाई आर, तो आधे सर्किल की बाउंड्री पाई आर होगी। भाई पूरे सर्किल की बाउंड्री क्या होती है, 2 पाई आर, आधा करोगे तो क्या होगी, पाई आर। उसके बाद फिर डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होता है, आर, और आर 2 आर। तो इस पूरे सेमी सर्किल की बाउंड्री कितनी हो गई, पाई आर प्लस 2 आर, कितनी हो गई बोलो, पाई आर प्लस 2 आर, उसमें से भी आर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 108, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 108। और आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे, पूरे सर्किल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहां से आर सॉल्व कर लो, यहां से क्या सॉल्व कर लो, आर, और उसको वहां रख दो, ऐसे ही करोगे। ठीक है, अब इसको डिलीट करके थोड़ा ढंग से कर दूं इसको, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पेरीमीटर गिवन है ना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल एक तरीके से गिवन है, कितना, 108। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, अच्छी बात है। क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, पाई कॉमन, नहीं आर कॉमन, आर कॉमन पाई प्लस 2 इक्वल टू 108। तो यहाँ से आर सोल्व करूंगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, आर सोल्व करना है, चलो ठीक है। तो पाई 22/7 प्लस 2, ऐसे ही तो करोगे, इक्वल टू 108। सो आर इंटू 7 2 14, 14 and 22 is 36/7 इक्वल टू 108। आर इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 36 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। देखो ये वैसे तो ये 36 से 3 टाइम्स कट गया, कट गया ना। इन केस ना कटे तो टेंशन मत लेना, बाद में कट जाएगा, ये फाइनल आंसर थोड़ी ना है, ये फाइनल आंसर थोड़ी ना है हमारा। पर ये तो खैर चलो कट ही गया तो काट दो, 36 से 3 टाइम्स, 3 7 या 21 सेंटीमीटर। चलो ये तो आ गया हमारा आर। अब हमारा एक्चुअल पर्पस क्या था, यहाँ पे एरिया निकालना। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। रख दो आर की वैल्यू 27, आर कितना है 21, 21 और नीचे 2 भी लगाओ, ये वाला ना। ये तो इतना पार्ट तो पाई आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 भी तो करोगे, ये तो पाई आर आर है ना, डिवाइडेड बाय 2 भी करोगे बिकॉज इट इज अ सेमी सर्किल। ठीक है, तो करो आगे का सोल्व, 7 3 जा, दैट्स इट। और तो कुछ सोल्व हो रहा है, ये कर रहा है 11 टाइम्स। सो 11 इंटू 21 3 जा 63, 11 3 जा 33, रिमाइंडर 3, 66 एंड 3 इज 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन थोड़ा है, आंसर है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। डन, एनी डाउट्स। चलें, इजी सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन था तो, है ना, 2 नंबर का। हाँ ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट दिस इक्वल टू शो दैट एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो आप बनाओ तो ट्रेपेजियम, लेट से ये बना दिया मैंने, है ना, बनाओ तो आप ट्रेपेजियम, बट आप मानो मत कि वो ट्रेपेजियम है। ठीक है ना, ऐसे ही किया था हमने। तो लेट से, चलो मैं अलग से बना देता हूँ, इसमें फिर ये EF भी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। लेट से ये ट्रेपेजियम बना दिया मैंने, बना दिया। इसके डायगोनल्स जो हैं ABCD, इसके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बताओ, O पे, ABCD।
डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करा दो एक दूसरे को ओ पे, करवा दिया। अब क्या प्रूव करना है आपको, AO बाय BO, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। तो अभी तो जिस फॉर्म में रेशियो नहीं, प्रूव नहीं करना, वो गिवन एक्चुअली है ना, बट अभी जिस फॉर्म में रेशियो गिवन है उसमें मजा ही नहीं आ रहा, AO बाय BO, कुछ मजा ही नहीं आया। मजा कब आता, ऐसे होता AO बाय CO और BO बाय DO, यानी रेशियो कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे रेशियो कन्वर्जन करेंगे, हमको क्या गिवन क्या है, हम पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहां से लेके यहां तक एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि पैरेलल हो इसके, लेट्स से ओपी पैरेलल टू, किसी भी एक के पैरेलल बना दो, या तो AB के या फिर DC के, क्योंकि ये ट्रेपेजियम नहीं है, आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो अभी ये ट्रेपेजियम नहीं है, तो अभी ट्रेपेजियम नहीं है तो DC भी पैरेलल AB के नहीं है, तो अगर आपने OP बनाया तो गारंटी थोड़ी ना कि दोनों के पैरेलल निकलेगी। ठीक है ना, तो आप किसी भी एक के पैरेलल रख दो और दूसरे के, अगर आपने इसको कंस्ट्रक्शन में OP पैरेलल AB रखा है तो प्रूव कर दो कि OP पैरेलल DC है, और अगर आपने कंस्ट्रक्शन में OP पैरेलल DC रखा है तो प्रूव कर दो कि OP पैरेलल AB, यही तो काम करना है आपको। तो लेट्स से किस कंस्ट्रक्शन में मैं इसको OP पैरेलल टू AB कर दूं अल्फलाल के लिए। ठीक है, अब OP पैरेलल AB हो गई। ठीक है, रेशियो क्या गिवन है मुझे, रेशियो क्या गिवन था, एक AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। तो मैंने पहले ये चीज का जिक्र तो कर दिया कि रेशियो मेरे काम का है नहीं, तो मैं चेंज कर सकता हूं कैसे, मेरे काम का बनाने के लिए CO को नीचे लेके आऊंगा और BO को ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा नया रेशियो, AO बाय CO इक्वल टू BO ऊपर गया BO बाय DO। ठीक है, ये रेशियो बनेगा। नेक्स्ट, अब देखो मेरे काम का दिखाई दे रहा है, AO बाय CO BO बाय DO काम का दिखाई दे रहा है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल, आपने OP को AB के पैरेलल माना है ना, OP को AB के पैरेलल, तो ट्रायंगल इसको कंसीडर करना पड़ेगा सबसे पहले, DAB को, बताओ बोलो, अगर आपने OP को AB के पैरेलल माना है तो ये तो ट्रायंगल कंसीडर होगा, बोलो। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल बोलो, ट्रायंगल का नाम बोलो, इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB, बोलो क्या, OP पैरेलल टू, सही किया हूं मैं, हाँ ठीक है, इन ट्रायंगल DAB क्या, OP पैरेलल टू AB। तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम या BPT, अगर एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो क्या लिख सकता हूं मैं, DP बाय PA इक्वल टू DO बाय BO, लिख सकता हूं, लिख दो। सो बाय यूजिंग BPT एप्लीकेशन से जो मुझे रेशियो मिला वो कुछ ऐसा मिला, DP बाय PA इक्वल टू DO बाय DO, फाइन। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, क्यों, क्योंकि आपको जो रेशियो गिवन है, ये रेशियो गिवन है ना, लेट से जो रेशियो गिवन है वो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस गिवन रेशियो में BO बाय DO है और मेरे पास क्या मिला मुझे, DO बाय BO मिला। तो चाहो तो आप पहले ही वो वाला रेशियो बना दो, वैसे भी चलेगा, और अगर आपने ऐसा बना दिया तो अगली स्टेप में इसको फ्लिप कर दो, तो क्या बनेगा, ये PA बाय DP इक्वल टू BO बाय DO, ये रेशियो मिल गया मुझे मेरे अजम्पशन से, OP पैरेलल AB के अजम्पशन से ये रेशियो मिल गया। तो लेट से ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में एक एक पार्ट कॉमन है, BO बाय DO है ना कॉमन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ बताओ, कौन किसके इक्वल हुआ फ्रॉम 1 एंड 2, टेल मी, AO बाय CO इक्वल टू PA बाय DP। ठीक है, अब आप देखो ये AO बाय CO PA बाय DP किस ट्राइंगल में, इसको मैं क्लेम कर देता हूं, देखो AO बाय CO और PA बाय DP किस ट्राइंगल में अप्लाई होता है, AO बाय CO इक्वल टू PA या AP डिवाइडेड बाय DP। आइडेंटिफाई करो, ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, बोलो ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ क्या, बोलो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बताओ नाम बोलो ट्राइंगल का, ADC। इस ट्राइंगल के अंदर कन्वर्स और BPT लगा सकता हूं ना अब मैं, क्योंकि मुझे रेशियो मिल गया। तो सो इन ट्राइंगल ADC using this thing and applying converse of BPT, we come to the conclusion that PO या OP पैरेलल टू DC, ये कंक्लूजन पे आ गए अपन, OP पैरेलल टू DC।
आ गए, क्योंकि कन्वर्स से अपने को पैरेलल वाली थिंग मिल जाती है। अच्छा जी, ये अजम्पशन किया ओपी पैरेलल ए बी और ये कंक्लूजन आया, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल डी सी, और ए बी पैरेलल डी सी, तो एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। फाइन, तो मैं फाइनली ऐसे लिखूंगा, इसको खत्म ऐसे करूंगा। सो नाउ वी हैव टू थिंग्स इन अवर हैंड। सबसे पहले तो ओपी पैरेलल ए बी, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ओपी पैरेलल डीसी, दिस इज बाय प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। सो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, सो ए बी पैरेलल डीसी, ए बी पैरेलल डीसी। भाई ओपी इसके भी पैरेलल है, ओपी उसके पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे ना, इसको पैरेलल मैंने माना, उसको पैरेलल, प्रूव हो गया। सो ए बी इज पैरेलल टू डीसी, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल है, दैट मींस इट इज ए व्हाट, इट इज ए ट्रेपेजियम। डन, सॉल्व। कोई डाउट किसी और को? नो? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। हाँ ही, भूख लग रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन था, ये भी ट्रेपेजियम पे बेस्ड था। ट्रेपेजियम का एक क्वेश्चन पूरे पेपर में एक बार तो आएगा, कहाँ आएगा वो पता नहीं है, बट आएगा। इन द गिवन फिगर बिलो एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। अब की बार गिवन क्लियर कट गिवन है कि ये ट्रेपेजियम है। और क्या गिवन है साहब? ए बी पैरेलल डीसी पैरेलल ईएफ, ये भी गिवन है। ए बी पैरेलल डीसी पैरेलल ईएफ, ये भी गिवन है। प्रूव दैट दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो क्या प्रूव करना है, चेक करता हूं मैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बाय ईडी, ए बाय ईडी शुड बी इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। ठीक है, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो डायगोनल है ना, ये पहुंचाएगा मुझे वहां, पहले मैं यहाँ से डायगोनल तक पहुंचूंगा और फिर डायगोनल मुझे वहां पहुंचाएगा। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ऊपर वाला काम जो था, ऊपर वाला जो काम था, मतलब हाँ डिलीट हो गया, ऊपर वाला काम आप एक तरीके से और से कर सकते थे क्या, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से? बताओ, या ये वाला काम कर सकते हो? बताओ, ऊपर वाला काम भी आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से कर सकते थे और ये वाला काम भी आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, लेकिन जब तक वो आपको बांधे ना तब तक आप बीपीटी लगाओ, वो ज्यादा आसान अप्रोच है। ओके, तो इसमें भी बीपीटी लगा दें। देखो, मतलब बीपीटी प्लस कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपको क्या गिवन है, आपको क्या प्रूव करना है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। फाइन, आप एक काम करो, EF पैरेलल टू AB एंड DC है ना, क्या है, मैं लिख देता हूं उधर, AB पैरेलल DC पैरेलल EF, लिख दिया। ठीक है, तो यहां से दो बातें हुई, एक तो AB भी पैरेलल है DC के EF के, मतलब बीच वाली लाइन जो है AB के भी पैरेलल है, एंड दूसरी चीज इधर आ जाओ, ये AB जो है, नहीं ये EF जो है DC के भी पैरेलल है, DC इज ऑल्सो पैरेलल टू EF दोनों के पैरेलल हो गई, बताओ, EF इसके भी पैरेलल हो गई और EF इसके भी पैरेलल हो गई। अब AB पैरेलल EF से ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो और DC पैरेलल EF से भी ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो और दोनों में लगाओ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जैसा भी जो भी लगे। पैरेलल वाली चीज गिवन है तो ऑब्वियसली क्या लगेगी, फिर तो बीपीटी लगेगी, है ना, रेशियो मिलेगा। ठीक है, चलो तो बताओ, ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ, AB पैरेलल EF वाला ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो। AB पैरेलल EF वाला तो नहीं हुआ सर, लेकिन AB को आप EF को EP को अगर आप AB से पैरेलल कर दें तो हो सकता है क्या? क्या होगा बताओ? नहीं, हाँ बताओ कौन सा ट्रायंगल आइडेंटिफाई हुआ? ADC कहाँ हुआ, उसमें AB कहाँ है? तो यानी कि ये पहले लेना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, देखो, हाँ AB पैरेलल EF से तो कुछ नहीं हुआ सर, लेकिन EF के अंदर PF भी तो आ रहा है, तो इससे मैं AB पैरेलल PF भी तो कह सकता हूं। अब तो आ जाएगा, AB पैरेलल PF से ट्राइंगल बताओ, CAB, आया कि नहीं आया? आया। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय यूजिंग बीपीटी के रास्ते पे अगर हम चले, किसके रास्ते पे चले हम, BPT के रास्ते पे हम चले, तो हमको रेशियो मिला होगा। वो रेशियो क्या होगा बताना जरा, AP बाय PC, बोलना, AP बाय PC इक्वल टू BF बाय FC, यही होगा, BF बाय FC होगा ना। ठीक है, ये तो यहां से मिला, चलते हैं उधर, आ जाइए यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब DC पैरेलल EF, DC पैरेलल EF सर ऐसे तो कुछ नहीं लग रहा,
लेकिन ईएफ को अगर मैं ईपी में तोड़ दूं, पहले देखो ईएफ को पीएफ में तोड़ा था, अभी किस में तोड़ूंगा, ईपी में। पहले राइट साइड वाला लिया था ईएफ का पार्ट, अभी लेफ्ट साइड वाला लूंगा। तो इस रेशियो को मैंने तोड़ दिया किसमें, ए बी, डीसी को तो डीसी रहने दिया और ईएफ को किस में तोड़ दिया मैंने, ईपी में। भाई अगर पूरी ईएफ पैरेलल है तो ईपी उसका जो सेगमेंट है छोटा सा वो भी तो पैरेलल होगा ना, ठीक है। अब यहां से भी अगर मैं बीपीटी के रास्ते चलूं, सो व्हाट कैन आई राइट, बताओ रेशियो बताओ। ट्राइंगल कौन सा आइडेंटिफाई हुआ, अच्छा ट्राइंगल भी लिखना पड़ेगा बेटा, है ना। ये कौन से ट्राइंगल में लगा था, इन ट्राइंगल सी ए बी में लगा था ये बीपीटी, और इधर इन ट्राइंगल ए डी सी में लगा दो, ए डी सी में अगर मैं लगा दूं तो रेशियो क्या मिलेगा बताओ, ए ई बाय ई डी, बोलो ए ई बाय ई डी इक्वल टू एपी बाय पीसी, एपी बाय पीसी। गेम ओवर। लुक एट दीज टू इक्वेशंस, एपी बाय पीसी एंड एपी बाय पीसी अगर सेम है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बोलो पहले कोई सा भी ले लो, जैसे क्वेश्चन में उसने ए ई बाय ई डी, ई डी क्या है, वो क्या लिखा है बताना, ई डी, तो मैंने गलत किया है क्या कहीं, हाँ ई डी सही तो है, ए ई बाई डी, ये दोनों लेना नहीं, यस ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाय एक्स। तो मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है कि ट्रेपेजियम का इनमें से एक क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का बीपीटी का, ठीक है समझ में आया। इजी बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी से वो लोग सॉल्व हो जाएंगे। अभी 2-3 और है हमारे कोर्स में ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चन, उनमें से एक आध क्वेश्चन तो बनता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन किसका है पता है, इसमें टेंजेंट का कॉन्सेप्ट तो लगेगा, पर लगने के बाद जो चीज हाथ में आएगी वो सॉल्व किससे होगी पता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व। अच्छा किया था किसी ने अटेम्प्ट किया था, बोलो थोड़ा छोटा करो, बोलो वहीं किया था, तो लीनियर इक्वेशंस बनी थी। चेक करते हैं, इन द गिवन फिगर बिलो ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर सर्किल इंस्क्राइब्ड है, चेक कर पा रहे हो, ठीक है। टचेस इट साइड्स ए बी बी सी एड, ये फालतू की बात है, ए बी बी सी ए सी को इस पॉइंट पे दिख रहा है वो तो हमको, ठीक है आगे पढ़ते हैं। ए बी 12 है वो भी दिख रहा है, बी सी 8 है और ए सी, ये यहाँ तक तो एक तरीके से फिगर ही बता रहा है ना। इसको क्या चाहिए, फाइंड द लेंथ ए डी बी ई सी एफ, जो जो इसको चाहिए उसको ले लो एक्स वाई जेड, उसको क्या ले लो एक्स वाई जेड, या एटलीस्ट उनमें से 2 को तो ले लो एक्स वाई, जेड से तो पार नहीं पड़ेगी। देखो जेड भी ले सकते हैं लेने में, बट कोशिश करते हैं जेड की जरूरत ना है क्योंकि हमने 3 वेरिएबल सीखा ही नहीं है। तो लेट से इसको तो ले लो एक्स और इसको ले लो वाई, देखते हैं क्या पता वो एक्स और वाई में डिफाइन हो जाए, चेक करते हैं क्या पता वो एक्स और वाई में डिफाइन हो जाए तो जेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एडी को ले लिया मैंने एक्स, दैट मीन्स ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ एक्स है, तो क्या ये लेंथ एक्स नहीं होगी, बोलो 1 वेरिएबल से ही हो जाएगा, ओके देखेंगे। तो ये है एक्स और ये है एक्स, ठीक है। अब बीई की, अच्छा आप उसको 12 माइनस एक्स लिख दोगे, यस 1 वेरिएबल से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 वेरिएबल तो दूर की बात है। देखो 2 वेरिएबल के बताते हैं एक बार पहले आपको, देखो अगर मैंने इसको एक्स ले लिया, अच्छा दूसरा बीई क्या है, बीई ये रहा बीई, अच्छा बी ये टोटल है बीसी 8 सेंटीमीटर है ना, ये टोटल है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ले लूं वाई तो ये भी हो जाएगा वाई, बोलो हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या है सी एफ, अब देखो ये एक्स ये वाई, तो बच्ची हुई दोनों चीज निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, और वो दोनों को इक्वल रख देना, वो दोनों को क्या रख देना, इक्वल रख देना। देखो कैसे, देखो अगर ये टोटल 8 था, उसमें से यहां से लेके यहां तक वाई है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई। ये टोटल 10 था, उसमें से इतना एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स होगा। अच्छा ये दोनों खुद भी तो बराबर है, तो यानी 10 माइनस एक्स बराबर 8 माइनस वाई, समझ आया, ठीक है। इसको आपस में मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, करके देख लेना, इसको उधर भेज दो उसको उधर भेज दो, तो x माइनस वाई इक्वल, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाओ, यहां से ले आओ ना बेटा, x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12, एक्स और वाई का सम 12 है ना, देखो लाइन सेगमेंट ए बी को देखो, बन गई 2 इक्वेशंस,
एक बार एक्स और वाई सोल्व हो गया तो सब कुछ सोल्व हो गया। सोल्व करो, तो इनको ऐड कर दूं मैं इक्वेशंस को, -y + y कट गया तो 2x बराबर 14, x बराबर 12। अब x बराबर 12 तो इसको इधर फर्स्ट वाली में पुटअप कर दो या सेकंड वाली में पुटअप कर दो, सॉरी माइनस कर दिया मैंने, 7, यस। इसको मैं यहाँ पुटअप कर दूं तो इस वाली इक्वेशन से x + y 12 है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 12 - x यानी 12 - 7 यानी कि 5। तो x तो सॉल्व हो गया कितना 7 और y सॉल्व हो गया कितना 5, यही तो आंसर है मेरे, तीसरा आंसर हो रहा है। तो देखो x तो सॉल्व हो गया कितना, ये कितना आ गया 7, तो ये 7 है और ये भी 7 है। ये y कितना आ गया 5, तो ये भी 5 है ये भी 5 है। तो बचा हुआ देखो टोटल 10 था, 10 में से 7 इधर गया तो बचा हुआ 3, टोटल 8 था, 8 में से 5 गया तो बचा हुआ 3। देखो दोनों बराबर आए ना। अब जो भी पूछा है उसने आंसर दे दो आप। एडी क्या पूछा है उसने, एडी का है, एडी इक्वल टू मतलब इसका आंसर हो जाएगा, एडी का आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एडी का आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बीई का है, बीई ये था बीई, कितना आया था 5 सेंटीमीटर। और लास्ट में सी एफ कितना आया था, सी एफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो है डबल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में आप किसी भी एक को एक्स मानो और करना शुरू करो, काम हो जाएगा। देखो जैसे आपने पहले को एक्स मान लिया, पहले को एक्स मान लिया तो अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले को वाई मान रहे हैं। दूसरे वाले को वाई मत निकालो, दूसरे को निकालो, 12 - x, बोलो ये x तो ये भी x, ये 12 - x तो ये भी 12 - x। अच्छा ये टोटल 10 है, ये टोटल क्या है 10 है, तो x इसने ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 10 - x। और ये टोटल 8 है, टोटल कितनी है ये 8, 8 में से 12 - x तो इसने ले लिया, तो ऊपर वाला पार्ट कितना बचा, 8 - 12 क्या होता है -4 और प्लस एक्स, यानी x - 4 लिख सकता हूँ उसको। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया x - 4, एंड अल्टीमेटली घूम फिर के बाद वही आएगी कि दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, सो 10 - x इक्वल टू x - 4। सो -x उधर जाएगा 2x हो जाएगा और -4 इधर आएगा तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ से भी सेम वही x की वैल्यू क्या आ गई 7। एक बार x सॉल्व हुआ, ये 7 ये 7, 12 में 7 गई ये 5, ये 5 तो ये भी 5, 8 में से 5 गई तो 3 और 10 में से 7 गई तो 3, 3 3 हो गए बराबर, जो चाहे वो पूछ। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर के हिसाब से, है ना। चले नेक्स्ट, 2 वेरिएबल से भी सॉल्व हो जाएगा, 1 वेरिएबल से एंड इवन 3 वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा, बट उस पर नहीं चलेंगे अभी अपन, है ना। तीनों को अलग अलग मान लें एक्स वाई जेड, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। यस, √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। आ जाओ वापस ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कैसे करेंगे इसके, देखो जो गिवन है उसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। तो √3 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, इक्वल टू आगे क्या लिखा हुआ है 3 sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट, एंड √3 से 3 कटेगा तो √3 टाइम्स आ जाएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा हो गया की वैल्यू √3। तो √3 cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। आगे क्या पूछा है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos। एक तरीका तो ये है, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हमारे पास देखो ऑनलाइन है तो सही साक्षी, देखिए एक तरीका तो ये है
ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज ऑफ लेंथ 50 से, अच्छा सॉरी ये है ना अभी तो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, प्रूव करना है आपको ये क्वांटिटी इसके बराबर है, फाइन। तो मैंने ले लिया एलएचएस, दिस इज माय एलएचएस, ठीक है। बोलो सेक थीटा को क्या लिखते हैं, माइनस टेन थीटा को क्या लिखते हैं, का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद। ओके फाइन, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे हम इसको, बोलो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, मत करो, देखो जादू, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। नहीं पड़ी इससे बार, आगे भी है, मैं कहा ऐसे कैसे हुआ, आगे भी तो है इसके, ये तो केवल इसका होल स्क्वायर था, आगे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, आगे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, आगे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसके आगे भी होगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो पहले इसको तो इससे काटो, और इसके आगे जो है 1 प्लस साइन थीटा और रखा हुआ है, तो वो 1 प्लस साइन थीटा से ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा, विच इज अवर आरएचएस, प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25th, एक आखिरी और करते हैं फिर सेक्शन सी कल देखेंगे। An arc of a circle is of length 50 centimeter and the sector it bounds has an area of 200 centimeter square। क्या समझ आया क्वेश्चन का मतलब, एक सर्किल की कोई आर्क है जिसकी लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, लेट्स से कि ये आर्क है, लेट्स से ये आर्क है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क को हम जनरली लेटर एल से डिनोट कराते हैं, पता है ना, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 50 लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और जो ये सेक्टर बनाती है, सेक्टर कब बनाएगी, जब इसको 2 रेडियस और दोगे आप, तभी तो सेक्टर बनाएगी, क्योंकि सेक्टर बनाने के लिए एक आर्क और 2 रेडियस चाहिए होते हैं, जो कि सेंटर से ज्वाइंट हो, कनेक्टेड हो। तो ये बना दिया इसने सेक्टर, तो इस सेक्टर का एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा और क्या गिवन है, बस फाइंड द रेडियस, तो आपको रेडियस पता करना है, आपको क्या पता करना है, रेडियस। कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला लगा दे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ मतलब, ठीक है। चलते हैं पहले बेसिक फॉर्मूला और फिर चलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो इधर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बोलो, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। कितना गिवन है 50। फॉर्मूला तो अब याद होना ही चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है ना। पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन मुझे तो इतना पार्टी चाहिए ना, मुझे तो इतना पार्टी चाहिए, तो उसका थीटा बाय 360 रेशियो ले लिया मैंने, और वो गिवन है कितना 50। और एरिया भी गिवन है, एरिया का फॉर्मूला बोल दो सरा, बोल दो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये कितना गिवन है 200, ठीक है भाई। अब देखो ये दो चीजें गिवन है, यहां से आ रही तो चाहिए आपको, आप क्या करो इसको इससे डिवाइड कर दो, आप क्या करो इक्वेशन, लेट से ये 1 थी और ये 2 थी, तो 2 को 1 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 गिव्स मी व्हाट, देखो ये तो कट जाएंगे दोनों, पाई से पाई कट जाएगा, और एक आर से ये आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा आर बाई 2 इक्वल टू 200 बाय 50, ठीक है। 50 से कितनी टाइम्स कटा 4 टाइम्स, सो आर की वैल्यू क्या आ गई 2 4 जा 8 सेंटीमीटर, यही आंसर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, 8 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर उनको आपस में क्या करें कि वो कट कटा के रेडियस दे दें। तो ऑब्वियसली इसके पास आर स्क्वायर है, उसके पास आर है, तो आर स्क्वायर से आर बनाने का तरीका है डिवाइड करना, तो पूरी इक्वेशन को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो बाकी के तामझाम तो वैसे ही कट गए, थीटा बाय 360 ये सब, ठीक है। दूसरा तरीका है कि यहाँ से आर निकालो, यहाँ से क्या निकालो आर निकालो इन टर्म्स ऑफ थीटा, और यहां से भी आर निकालो इन टर्म्स ऑफ थीटा, फिर दोनों आर को इक्वेट करो, थीटा से थीटा कट के फिर आर सॉल्व होगा। तो ये लेंथी तरीका है, हम ऐसे इस तरीके से डिवाइड करके भी पता लगा सकते हैं।
फाइन, काफी है क्या आज के लिए? बहुत ज्यादा है, ठीक है चलो। तो 2 सेक्शंस आज हमने किए, बचे हुए 3 सेक्शंस फिर हमको कल करने ही हैं एनी हाउ। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके? 38 है ना, तो 25 हो गए, तो बचे कितने? 13, ठीक है चलो। तो बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंड फिर परसों से आपके, चलो एक बार मीटिंग और